फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब के नॉवेल्स हिंदी चैनल। स्टोरी सुनने से पहले स्टोरी को शेयर करना ना भूले। ऐप शुरू करते हैं। छहरम ओवरलोड एपिसोड 61 से 70। काय और मिया दोनों ने एक ही समय में अपनी साधना जारी की। एक ने शाही आत्मा क्षेत्र के पहले चरण में जबकि दूसरे ने स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के 5वें चरण में। प्रकाश की चकाचौंध चमक को उनकी खेती द्वारा नियंत्रित किया गया था। चमक के कारण मिया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन काय की आंखें अपने आप समायोजित हो गईं क्योंकि उसमें प्रकाश के आशीर्वाद की तात्विक भावना थी। उसने देखा कि मैरियल की त्वचा से सुनहरा लावा निकल रहा है और उसने उसे पूरी तरह से घेरना शुरू कर दिया है। काय को ये जानकर कि पूरा पश्चिमी महाद्वीप खतरे में है, उसने उन तीनों को महाद्वीप के किनारे पर टेलीपोर्ट करने का फैसला किया। जैसे ही वे जमीन पर दिखाई दिए, मैरियल का शरीर हवा में उठ गया और ग्रह के भीतर से लावा निकलते ही जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। जब मिया और काय ने अपने सामने लावा की एक विशाल गेंद को देखा तो मिया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये सूर्य के एक लघु मॉडल जैसा दिखता था क्योंकि इससे आने वाली गर्मी पूरे ग्रह को वाष्पीकृत करने के लिए पर्याप्त थी। मिया ने उन तीनों के चारों ओर एक गुंबद बनाने के लिए अपनी न पिघलने वाली बर्फ का उपयोग किया क्योंकि लावा धीरे धीरे अलग होने लगा। जैसे ही लावा धीरे धीरे उसके सिर से बाहर निकला, मैरियल के आकर्षक सुनहरे बाल दिखाई देने लगे। मैरियल के सिर के ऊपर एक 2 सींग वाला ज्वाला लाल मुकुट दिखाई दिया और धीरे धीरे उसके बालों पर टिक गया। दोनों सींगों पर चमकता हुआ माणिक्य लगा हुआ था और वे एक अशुभ आभा छोड़ रहे थे। लावा धीरे धीरे उसकी कमर तक पहुंच गया और उसके शरीर के बाकी हिस्सों में भी इसका प्रभाव दिखने लगा। उसकी पुतलियां पतली होकर बिल्ली जैसी आंखों वाली हो गई थीं और जोर से चमक रही थीं। एक बैकलेस युद्ध कवच उसके शरीर को सुशोभित कर रहा था, जबकि उसकी पूरी पीठ प्रदर्शित थी। 2 सुनहरे दस्ताने उसके हाथों पर सुशोभित थे और उसकी कोहनियों तक पहुंचे हुए थे। उसके कंधों पर 2 सुनहरी शोल्डर प्लेटें गिरी और उसकी गर्दन पर एक झिलमिलाता हार गिरा। इसमें उसके सींगों पर चमकता हुआ लाल माणिक जैसा एक निशान था। जैसे ही मैरियल का पूरा शरीर सामने आया, लावा पूरी तरह से गायब हो गया। युद्ध कवच एक स्कर्ट की तरह मुड़ा हुआ था जो उसकी ऊपरी जांघों पर समाप्त होता था। केवल काय को पता था कि मैरियल ने अपनी स्कर्ट जैसी कवच के नीचे काली शॉर्ट्स पहनी हुई थी। ये वह कवच था जिसे उसने स्वयं तैयार किया था ताकि वह किसी भी क्षण आकस्मिक या युद्ध के लिए तैयार रह सके। जैसे ही वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई, 2 सुनहरे लड़ाकू जूते उसके पैरों पर सुशोभित हो गए। जैसे ही मैरियल की पीठ से गहरे लाल रंग के पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया, फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद उसकी पोशाक के नीचे से एक बड़ी लाल पूंछ दिखाई दी और हवा में टिमटिमाने लगी। ये मैरियल का असली रूप था और अगर कोई भी इंसान उसे देखता तो मर जाता। मैरियल की छवि के लिए पैराग्राफ टिप्पणी देखें। काय और मिया को देखने से पहले मैरियल की आंखें एक पल के लिए धुंधली हो गई थीं। खैर, उसने केवल काय को देखा था और मिया बस पृष्ठभूमि में खड़ी थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैरियल ने खुशी में अपने पंख फड़फड़ाए और काय को गले लगा लिया। उसके पंख पूरी तरह से उसके चारों ओर लिपट गए। हम कहाँ हैं? मैरियल ने काय को छोड़ते हुए पूछा और उसके आसपास नजर दौड़ाए। यहाँ, काय ने मैरियल के माथे को छूते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जानकारी मैरियल के दिमाग में भर गई और वह हौंफने लगी। सदमे से उबरने के बाद उसने मिया की ओर देखा। आप कौन हैं? मैरियल ने पूछा जब उसका चेहरा एक सुंदर भ्रमित रूप में बदल गया। उसके चक्कर में मत पड़ो, वह उन सबसे गुस्सैल महिलाओं में से एक है जिनसे मैं अब तक मिला हूं। काय ने अचानक मिया को चेतावनी दी जिसने सामान्य चेहरे से मैरियल की ओर देखा। मेरा नाम मिया है और मैं बर्फ की राजकुमारी हूं, या यूं कहें कि आपके जानने से पहले कि क्या हुआ, मैं बर्फ की राजकुमारी थी। उसने आह भरते हुए कहा और मैरियल ने भी आह भरी। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे अपना परिचय देना चाहिए। मेरा नाम मैरियल है और मैं अग्नि का मौलिक शासक हूं, या जैसा कि कहा गया है, मैं अग्नि का मौलिक शासक था। मैरियल ने निराश स्वर में कहा क्योंकि उसने भी फीनिक्स की बातें सुनी थीं। काय, जो इस बात से बेखबर थी, को समझ नहीं आया कि वे दोनों पिछले रूप में अपने शीर्षकों का उल्लेख क्यों कर रहे थे। मिया ने तुरंत उसे फीनिक्स के शब्द बताए और काय के चेहरे पर हैरान भाव बदल गए। पहले मुझे पता चला कि मैं 16 साल तक आसमान से गिरा था, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं 2000 साल तक बेहोश था। उसने अविश्वास से कहा और अचानक उसकी आंखें चमकने लगीं। वे तीनों अचानक बीच रास्ते में प्रकट हो गए। यह एक स्मृति है, मेरी स्मृति। काय ने खुद को अंधेरे में लिपटा हुआ देखकर धीरे से कहा। एक एक करके देव आत्माएं धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर बस रही थीं, इससे पहले कि वह अंततः नश्वर साधना जगत में गिरता। फिर वे तीनों झटके से वर्तमान में वापस आ गए। यही कारण है कि मुझे इतना अधिक समय लगा। देव आत्माओं को मेरे शरीर के साथ तालमेल बिठाने में बहुत अधिक समय लगा और यही मेरे इतने लंबे समय तक बने रहने का कारण है। काय ने चारों ओर देखते हुए खुद से कहा। भले ही लावा गायब हो गया था, फिर भी जमीन पर दरारें पड़ गई थीं। काय ने तुरंत अपनी उंगलियों के झटके से इसे ठीक कर दिया। फिर उसने मैरियल के पंखों और पूंछों पर नजर डाली।
उसकी दृष्टि देखकर उसकी पूंछ गायब हो गई और उसके पंख अपने ऊपर मुड़ गए जबकि उसका मुकुट गायब हो गया। फिर उसने उन तीनों को टेलीपोर्ट करके संप्रदाय में वापस भेज दिया। तो हम दोहरे साधना संप्रदाय में हैं। जैसे ही तीनों ने काई के घर के अंदर कदम रखा, मारियल ने अचानक पूछा। हाँ, आप सही हैं। अगर मैं लड़कियों के साथ खेती करना चाहता हूं तो ये पहली जगह है जो मेरे दिमाग में आती है। काई ने अपना जैकेट वापस पहनते हुए उत्तर दिया। ठीक है, जो भी हो, चलो संप्रदाय के गुरुओं से मिलें और उन्हें बताएं कि मैं इस संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूं। जब काई ने उसे रोका तो मारियल ने कंधे उचका दिए और वह घर से बाहर जाने ही वाली थी। मैं संप्रदाय का गुरु हूं, इसलिए बधाई हो, आप अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए हैं और आपकी प्रतिभा के कारण मैंने आपको मुख्य शिष्य के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया है। काई ने कहा जब मारियल का जबड़ा लटका हुआ था। उसने मिया के प्रसन्न चेहरे की ओर देखा और फिर काई के गंभीर चेहरे की ओर देखा और अपना मुंह बंद कर लिया। उसने बस सिर हिलाया और काई ने उसे मुख्य शिष्य वस्त्रों की एक जोड़ी सौंपी जो उसने विनिमय केंद्र से ली थी। उन वस्त्रों को देखने के बाद उसे याद आया कि उसे भी संप्रदाय गुरु के वस्त्र पहनने थे। उसने झट से कोट निकाला और पहन लिया। मैरिल ने मिया के उदाहरण का अनुसरण करते हुए वस्त्र को उसके कंधों पर डाल दिया और उसे खुला छोड़ दिया। चलो चलें और रियान को तुम्हारे बारे में बताएं, काई ने कहा और अपना हाथ मारियल की ओर बढ़ाया, जिसने एक और आह के साथ उसे हाथ में ले लिया। उसने मिया की ओर अपना हाथ भी बढ़ाया और उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने रियान के दरवाजे के बाहर टेलीपोर्ट किया और उसने दरवाजा खोला। वह बस बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र मैरियल पर पड़ी और उसका चेहरा खुला रह गया। यह अपेक्षित था क्योंकि मारियल की बिल्ली जैसी आंखें स्पष्ट रूप से चौंकाने वाली थीं और इसके अलावा उसके कपड़े काई और मिया के कपड़ों की तरह बेहद अलौकिक थे। इस बार आपने किसे उठाया? काई के मुस्कुराते ही रियान ने चौंक कर पूछा। मैंने उसकी प्रतिभा को परखा और मुझे वह पसंद आई, इसलिए मैंने उसे संप्रदाय में शामिल होने के लिए कहा और वह मान गई। और उसकी शक्तियों के कारण मैंने उसे सीधे एक मुख्य शिष्य के रूप में पदोन्नत करने का फैसला किया। क्या आपको कुछ कहना है? उसने रियान से गंभीर स्वर में पूछा और उसने मारियल की ओर देखा। मारियल ने बस एक सुंदर अभिव्यक्ति बनाई और 5वें चरण की नरक आत्मा क्षेत्र की खेती जारी की। वह ऐसी प्रतिभाओं को कैसे चुनता रहता है? रियान ने अपने मन में खुद से पूछा जब उसने मिया पर नज़र डाली जो काई द्वारा संचालित व्यक्ति थी। वास्तव में यूई और काई को छोड़कर सभी मौजूदा प्रमुख शिष्य उनके द्वारा संचालित थे। रियान स्वयं उससे प्रेरित थी, इसलिए वह जानती थी कि वह आसानी से प्रतिभाओं की खोज कर सकता है। ठीक है, आप आधिकारिक तौर पर संप्रदाय के मुख्य शिष्य हैं। रियान ने उतनी ही ईमानदारी से कहा जितना वह सोच सकती थी। मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। रियान ने कहा कि मारियल को संप्रदाय के दोनों गुरुओं द्वारा आधिकारिक तौर पर संप्रदाय में स्वीकार किए जाने के बाद तुम दोनों आगे बढ़ो और मैं 1 मिनट में तुम्हारे साथ आऊँगा। काई ने अपने दोनों प्रेमियों से कहा और वे दोनों उसके घर वापस चले गए। ब्लैक टाइगर टूर्नामेंट 1 महीने में आ रहा है। जैसे ही वे दोनों सुनने की सीमा से बाहर हो गए, रियान घबराहट में चिल्लाया। द ब्लैक टाइगर टूर्नामेंट? काई ने भ्रमित स्वर में पूछा और रियान ने सहम लिया। क्या आप इस संप्रदाय में शामिल होने से पहले किसी चट्टान के नीचे रह रहे थे? उसने क्रोधित स्वर में पूछा। मैं कुछ महीने पहले ही इस दुनिया में आया हूँ। उसने कड़वाहट से सोचा लेकिन कुछ नहीं बोला और रियान को उसे समझाने की अनुमति दी। जब भी परिवार का कोई सदस्य सफ़ेद बाघ के लिए जहाज बनता है तो जियान परिवार एक टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। पश्चिमी महाद्वीप के वर्तमान शासक जियान असाही की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से केवल एक जीवित है। उनके 5 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष, और इसमें कियाना शामिल नहीं है क्योंकि वह लंबे समय से खोया हुआ उत्तराधिकारी है। अब उनकी एक बेटी के जन्म के समय उसके शरीर में तेज बिजली का तत्व था और पूरे महाद्वीप में पूरे 1 सप्ताह तक बिजली कड़कती रही। सफ़ेद बाघ ने उसे अपने जहाज के रूप में चुना और यह परंपरा है कि एक बार जब सफ़ेद बाघ का मेज़बान वयस्क हो जाता है, यानी 16 वर्ष का हो जाता है, तो जियान परिवार एक टूर्नामेंट आयोजित करेगा। केवल संप्रदायों को भाग लेने की अनुमति है और उन सभी को टूर्नामेंट में शामिल होना होगा, चाहे उनकी शक्ति का स्तर कुछ भी हो। रियान ने टूर्नामेंट का पूरा इतिहास समझाया जबकि काई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पश्चिमी और दक्षिणी दोनों महाद्वीपों में खेल एक ही समय में मेजबान चुनते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। क्या वह भी यही है? उसने रियान पर नज़र डालते हुए सोचा। लेकिन समस्या क्या है? उसने पूछा। समस्या यह है कि प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम साधना आकाश आत्मा क्षेत्र का 10वां चरण है। जब काई का चेहरा पूरी तरह से खाली हो गया तो रियान ने कहा, और यही आपकी बड़ी समस्या है? काई ने ऐसे पूछा जैसे वह इससे चौंक गया हो। शायद अगर ब्लू मून संप्रदाय पर हमला होने वाला होता या उसे टूर्नामेंट में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती, तो काई उन्हें बड़ी समस्या मान सकता था, लेकिन रियान ने जो उल्लेख किया वह उतनी बड़ी समस्या नहीं थी।
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रत्येक संप्रदाय में 25 संप्रदाय के सदस्य होने चाहिए। मुख्य शिष्यों को छोड़कर उपलब्ध साधना का उच्चतम स्तर आकाश आत्मा क्षेत्र के प्रथम चरण में कोई है। यह एक बड़ी समस्या है। रियांग ने काई को समझाया, जिसने बस आह भरी। तुमने मुझे क्यों नहीं गिना? उसने इस समस्या का कुछ समाधान ढूंढने की कोशिश करते हुए उससे पूछा। आयु सीमा 40 है, उसने उत्तर दिया और काई केवल भ्रमित हो गई। आपको क्या लगता है मेरी उम्र क्या है? उसने प्रसन्न स्वर में पूछा। मुझे नहीं पता, 50 या शायद 60। मुझे यकीन नहीं है क्योंकि आपके पास अपनी उम्र छुपाने के लिए एक खजाना होना चाहिए। रियांग ने उत्तर दिया और उसका चेहरा उदासी में बदल गया। मैं 19 साल का हूँ। मैं इस पर मिया और मारियल की राय पूछने वापस जा रहा हूँ। उसने आह भरते हुए जवाब दिया और वापस अपने घर की ओर चलने लगा। उसके जवाब से रियांग हैरान रह गया। 20 वर्ष से कम उम्र में नरक आत्मा के दायरे में पहुंचना। काई सचमुच एक भयानक प्रतिभा थी। काश वह जानती कि वह शाही आत्मा के दायरे में था। हालांकि काई वास्तव में बुरा था, लेकिन हरम की इच्छा के कारण उसका शरीर और आत्मा उस समय में वापस आ गए जब वह अभी भी एक नश्वर था। इसका मतलब था कि वह सचमुच 19 साल का था। वापस चलते समय काई को अचानक अपने घर की ओर जाते हुए एक टिमटिमाती लौ दिखाई दी। वह अचानक रुका और अपनी उंगलियां चटकाने लगा। लौ की टिमटिमाती लौ बीच हवा में रुक गई और सेरा उसके सामने आ गई। अब तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे? सेरा के पसीने छूटने पर उसने प्रसन्न स्वर में पूछा। अंत में उसने उसे सच बताने का फैसला किया, क्योंकि अगर काई ने यह साबित कर दिया कि वह झूठ बोल रही थी तो वह अपनी जान बचाकर भाग सकती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी तुम अपने घर पहुंच रहे हो तो सावधान रहो और उन्हें चेतावनी दो। मैंने उनसे कहा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। सेरा ने काई की ओर पिल्ला की नज़रें बनाते हुए कहा। वह उसकी अभिव्यक्ति पर आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसका सिर थोड़ा नीचे झुक गया और उसने अपनी लाल आंखों से उसकी ओर देखा। क्या आप मिया और मारियल के बारे में बात कर रहे थे? उसने पूछा और सेरा ने उत्साह से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि वे क्या करने की योजना बना रहे थे। मुझे केवल यहाँ पहरा देने के लिए कहा गया था। जैसे ही काई ने उसे बर्खास्त किया, उसने कहा, वे उसे पहरा देने के लिए क्यों कहेंगे? इससे काई भ्रमित हो गया, लेकिन जब वह अपने घर के सामने पहुंचा तो बर्फ और आग की एक बड़ी लहर उसके दरवाजे से निकली, जिससे वह उड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे कुछ नहीं मिला। जैसे ही काई ने उसके घर के अंदर झांका तो मारियल की आवाज़ सुनाई दी। उसका रूप देखकर उसका हृदय जोर से धड़कने लगा। आग की लपटों से पूरा कमरा पूरी तरह जल गया, जबकि कमरों के कुछ हिस्सों पर बर्फ चिपकी हुई थी। बिस्तर पूरी तरह जल चुका था, जबकि अंदर का सारा सामान या तो टूट गया था या पूरी तरह नष्ट हो गया था। अगर वह भी हमारी तरह चीज़ों को महसूस कर रहा है तो ऐसा कुछ क्यों नहीं है जिसे हम ढूंढ सकें? कोई प्रेम पत्र नहीं, कोई सेक्स खिलौने नहीं, कोई चोरी की पैंटी नहीं। यह मूल रूप से एक साफ खाली घर है। क्या उसे हर दूसरे की तरह विकृत नहीं होना चाहिए किशोर? मारियल ने मिया से पूछा, जिसने निराशा में अपना सिर हिला दिया। तुम लोग मेरे घर को टुकड़े टुकड़े कर देने में अपना मजा ले रहे थे। काई की आवाज़ अचानक गूंजी और मिया और मारियल पूरी तरह से अपने स्थानों पर जम गए। उनके शरीर डर से उबर गए। जब उसने एक बार फिर अपने घर के चारों ओर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। फिर उसका चेहरा एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ चमक उठा और मिया और मारियल की पीठ पर ठंडक दिखाई देने लगी। 2 मिनट। आप दोनों के पास इस कमरे को पूरी तरह से इसकी पिछली स्थिति में लाने के लिए 2 मिनट हैं। यदि आप 2 मिनट में ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो मैं आपको अपनी काली लपटों से जला दूंगा। और चूंकि आप नश्वर साधना लोक में हैं, मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर सकता हूं। इसका मतलब है कि बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो। या उसकी आवाज़ धीमी हो गई और उसका हाथ काली लपटों से जलने लगा। मिया और मारियल इतनी डर गईं कि उनके पैर कांपने लगे। मिया ने तुरंत अपनी बर्फ से आग बुझा दी, जबकि मैरियल तुरंत मिया के कमरे में भाग गई और उसके कमरे का सामान यहाँ ले आई। उन्होंने बिस्तर और कमरे के अंदर की सभी चीज़ें बदल दीं, और चूंकि वे काई से बहुत भयभीत थे इसलिए उन्होंने ये काम 1 मिनट और 30 सेकंड में कर दिया। यहाँ अंदर सब कुछ काला था क्योंकि मैंने रंग बदला था, लेकिन चूंकि आप ऐसा नहीं कर सकते इसलिए मैं इसे खिसकने दूंगा। काई ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा और कमरे के अंदर सब कुछ काला कर दिया। अब आइए देखें कि आपने मेरे कमरे को कूड़ा करकट करने का निर्णय क्यों लिया, उसने कहा और अचानक मिया और मारियल के माथे को छू लिया। आसपास का वातावरण घूम गया और उनकी यादें काई के सामने घूमने लगीं। अरे, मुझे बुरा लग रहा है और मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा हूँ, जबकि मैं इतने सालों से जीवित हूँ। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब वे काई के घर की ओर चल रहे थे तो मारियल ने मिया से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम फिर से नश्वर हैं। हमारी रगों में इचोर नहीं है और हमारी अमर क्यूई को यिन क्यूई से बदल दिया गया है। इसके अलावा हमारी आत्माएं वास्तव में 17 हैं, क्योंकि हम दोनों और अन्य ने पुनर्जन्म लिया है। यही कारण है हम ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे हैं।
मियाँ ने मारियल को जवाब दिया और दोनों ने आह भरी। रुको, अगर हम सभी ने पुनर्जन्म लिया और नश्वर बन गए तो क्या काई भी नश्वर बन गई? मैरियल ने अचानक पूछा। मुझे नहीं पता, शायद हाँ या शायद नहीं, लेकिन वह पहले से थोड़ा अलग है। जवाब देने से पहले मियाँ ने 1 मिनट तक सोचा। क्या होगा अगर वह अन्य किशोरों की तरह विकृत है? शायद उसने अपने घर में पैंटी चुराई होगी या शायद अन्य महिलाओं के कुछ प्रेम पत्र। कौन जानता है, हो सकता है कि उसके घर में पोर्न हो। मैरियल ने मनोरंजक ढंग से कहा और मियाँ ने भी अपना सिर हिलाया जैसे कि यह बहुत संभव था। क्या हमें उन्हें ढूंढना चाहिए और फिर बाद में उनके साथ कुछ मजा करना चाहिए? मैरियल ने पूछा और उसका चेहरा शरारती भाव से चमक उठा। तुम्हें पता है कि इसका मतलब ये होगा कि हम उसके घर को उलट पुलट कर देंगे और आखिरी बार मैंने जांच की थी, वह एक साफ सन की है और वह इस वजह से हमारी हत्या कर सकता है। मियाँ ने चिंतित भाव से पूछा, भले ही उसकी आंखें चमक रही थीं। आइए सेरा को पहरा देने के लिए कहें और अगर काई उसके घर पहुंच रहा है तो वह हमें चेतावनी देगी। हम इसे जल्दी से ठीक कर देंगे, इसलिए चिंता न करें, मारियल ने समझाने वाले स्वर में कहा, लेकिन मियाँ फिर भी नहीं मानी। अंत में बोलने से पहले मैरियल ने 1 मिनट तक सोचा। वह निश्चित रूप से दूसरे संप्रदाय के गुरु के साथ साधना में कुछ समय बिताएंगे। हमें उसके कमरे पर छापा मारने और उसे ठीक करने के लिए इतना ही समय चाहिए। आखिरकार मियाँ को यकीन हो गया और उसने मारियल की बात पर सिर हिलाया। लेकिन आपने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं ये करना चाहता हूँ या नहीं, सेरा ने अचानक पूछा और वह आग की लपटों के साथ प्रकट हुई। कृपया इसे करते हैं, मियाँ ने पिल्ले जैसी आंखों से पूछा जबकि मैरियल के चेहरे पर सुखद भाव उभर आए। पीदो तरफ से हमला झेल रही सेरा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने बस सिर हिलाया और गायब हो गई जबकि दोनों लड़कियों ने काई के घर पर छापा मारा। मैं तुम दोनों पर विश्वास नहीं कर सकता। जैसे ही उसके चारों ओर एक बार फिर से हलचल हुई, काई ने आह भरी और वह वास्तविकता में वापस आ गया। मियाँ और मारियल का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उन्हें पता था कि काई उनकी यादों को देखता है। उनके चेहरों को देखकर काई केवल मुस्कुरा सकती थी और उनके सिर पर हाथ फेर सकती थी। ठीक है, आइए मेरे यहाँ आने के वास्तविक कारण के बारे में बात करें। ब्लैक टाइगर टूर्नामेंट के नाम से जाना जाने वाला कोई टूर्नामेंट आ रहा है और हर संप्रदाय को इसमें भाग लेना है। नियम कहते हैं कि प्रत्येक संप्रदाय को 25 सदस्यों और सभी को भेजना आवश्यक है, उनमें से कम आकाश आत्मा क्षेत्र के 10वें चरण में होना चाहिए। इसके अलावा उनकी उम्र 40 से कम होनी चाहिए। इस मानदंड को पूरा करने वाले सभी लोगों को राउंड अप करने के बाद लोगों की कुल संख्या 12 होगी और तभी मैं हम तीनों को शामिल करता हूँ। अन्य सदस्यों में नेजुको और अन्य 6 प्रमुख शिष्य यूई और कियाना शामिल हैं, काई ने कहा और मियाँ ने सिर हिलाया। मारियल यह नहीं जानती थी कि काई किन लोगों के बारे में बात कर रही थी, केवल आह भर सकती थी और बिस्तर पर बैठ सकती थी। हमें शिष्यों की साधना को आकाश आत्मा क्षेत्र के 8वें चरण तक बढ़ाना होगा और हमें उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। हम ये कैसे करेंगे, इस पर कोई विचार? काई ने मियाँ और मारियल से पूछा और दोनों ने सिर हिलाया। मुझे समझ में नहीं आता, क्या इस संप्रदाय के पास आकाश आत्मा क्षेत्र के 8वें चरण में पर्याप्त शिष्य नहीं होने चाहिए? और इसके अलावा संप्रदाय के सदस्यों के लिए नियम बताते हैं, क्या कुछ युवा संप्रदाय के बुजुर्ग नहीं होने चाहिए? मैरियल ने काई और मियाँ से पूछा क्योंकि वह इससे भ्रमित थी। पिछला पुरुष संप्रदाय गुरु जुनजुन नाम का एक व्यक्ति लाल फूल संप्रदाय के नाम से जाने जाने वाले एक अन्य महान संप्रदाय में विलीन हो गया और उसने यहाँ की महिला शिष्यों को गुलाम बनाने की उम्मीद में इस संप्रदाय पर हमला किया। कई लोग उसके और लाल फूल संप्रदाय में शामिल हो गए जबकि कई भाग गए। अंत में केवल 500 या उससे अधिक शिष्य बचे थे और केवल 2 संप्रदाय के बुजुर्ग बचे थे। काई ने विपरीत पक्ष के सभी लोगों को मार डाला और संप्रदाय को बचा लिया। इस प्रकार वह संप्रदाय का स्वामी बन गया। जिन लड़कियों का उसने पहले उल्लेख किया था वे अपनी खेती में आगे बढ़ी क्योंकि वह उनके साथ खेती करता था। इसलिए यह संप्रदाय पहले जैसा नहीं है, मियाँ ने मारियल को समझाया, जिसने हल्के से अपना सिर हिलाया। जैसे ही तीनों ने विचार मंथन करना शुरू किया, वहाँ सन्नाटा छा गया। अब काई संप्रदाय में सभी के साथ आसानी से खेती कर सकता था और उनकी खेती को बढ़ावा दे सकता था, लेकिन वह शाही आत्मा क्षेत्र में उसकी सफलता से पहले था। अब उसकी साधना के कारण नरक आत्मा क्षेत्र से नीचे का कोई भी व्यक्ति यदि उसके साथ साधना करने की कोशिश करता तो उनके शरीर क्षतिग्रस्त हो जाते। हालांकि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और वह उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसे यकीन था कि यह काम करेगा। खेती करने के बजाय मैं उन्हें बस अपनी यांग क्यूई दे सकता था, काई ने कहा तो मियाँ और मारियल का चेहरा पूरी तरह से खाली हो गया। क्या मैंने इसे सही ढंग से सुना? वह अपनी यांग क्यूई यादृच्छिक मनुष्यों को मुफ्त में दे रहा है? मारियल ने मियाँ से पूछा क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसने सही बात सुनी है। मियाँ को भी यकीन नहीं था कि उसने सही बात सुनी है। काई की यांग क्यूई में यांग ऊर्जा की विस्फोटक मात्रा थी।
हालांकि सामान्य कृषक इस ऊर्जा का केवल 10% तक ही अवशोषित कर सकते थे, फिर भी यह उन्हें कई सफलताएं हासिल करने में मदद करने के लिए पर्याप्त था। अतीत में काई की यांग क्यूई पूरे ऊपरी क्षेत्र में प्रसिद्ध थी और शुरुआत में उसने इसे बड़ी मात्रा में धन के लिए बेच भी दिया था। उन्हें प्रलोभन की शीशियों का नाम दिया गया क्योंकि उन्होंने इसकी एक निश्चित मात्रा कांच की शीशी में बेची थी। मुझे लगता है कि वह इस तरह बदल गया, मिया ने उत्तर दिया, क्योंकि उसके पास इसका कोई बेहतर उत्तर नहीं था। लेकिन समस्या यह है कि उन्हें प्रशिक्षित कौन करेगा? काई ने उन दोनों से पूछा। बेशक आप उन्हें प्रशिक्षित करेंगे, मैरियल ने भ्रमित स्वर में उत्तर दिया। मैं ये जांचने के लिए कुछ दिनों के लिए दक्षिणी महाद्वीप वापस जा रहा हूं कि वहां क्या हो रहा है, और इसलिए मैं शिष्यों को प्रशिक्षित नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही मैरियल की अभिव्यक्ति गहरी हुई, उसने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं। अब जब मैं चला गया हूं तो जिन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया होगा और पूरा महाद्वीप उनके सामने झुक रहा होगा। मैरियल ने गहरे स्वर में उत्तर दिया, इसके बारे में चिंता मत करो। मैंने उसे और उसके अनुयायियों की पूरी सेना को मार डाला और उसके कारण शाही परिवार के अन्य सदस्य सिंहासन हासिल करने के लिए अपने खिलाफ लड़ रहे होंगे, और चूंकि मैंने वह हंगामा खड़ा किया था, इसलिए मुझे ही इसका समाधान करना चाहिए। यह उसने कहा और मैरियल ने सिर हिलाया। क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह व्यक्ति नया शासक बने? मैरियल ने अपनी आंखें बंद करते हुए पूछा और काई को अपने दिमाग में झांकने दिया। उसने चमकीले लाल बालों और शांत भूरी आंखों वाले एक लड़के की छवि देखी। मैरियल ने अपनी आंखें खोलीं और उसने सिर हिलाया। एक क्षण यहीं रुको, उसने अचानक कहा और गायब हो गया। वह 1 मिनट बाद फिर से प्रकट हुआ और मैरियल को एक स्पेस रिंग सौंपी। इस अंगूठी में मेरी यांग क्यूई की ठीक 26 शीशियां हैं। रियांग से उन 13 शिष्यों को 2-2 शीशियां देने के लिए कहें, जिनके बारे में वह सोचती है कि वे सबसे वफादार शिष्य हैं। प्रत्येक शीशी विशेष रूप से किसी की साधना को नरक आत्मा के दूसरे चरण तक बढ़ाने के लिए बनाई गई है। क्षेत्र, और यह उस क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। और कृपया बाकी सभी को भी प्रशिक्षित करें, और मुझे आपसे इतना पूछने के लिए खेद है। गायब होने से पहले उसने ईमानदारी से कहा। जब वे रियांग के निवास की ओर चलने लगे तो मिया और मैरियल ने बस पलकें झपकाईं और आहें भरीं। जहां तक काई की बात है, वह पश्चिमी महाद्वीप के किनारे पर प्रकट हुआ। मैंने कहा था कि मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मैं अभी शाही आत्मा क्षेत्र के पहले चरण पर हूं। मुझे दूसरे चरण पर होना है ताकि मैं महाद्वीपों के बीच यात्रा कर सकूं। लेकिन शुक्र है कि मेरे पास यह है। काई ने कांच का एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हुए खुद से बड़बड़ाया। शीशे पर दक्षिणी महाद्वीप दिखाई दे रहा था। ये टूटे हुए अंतरिक्ष द्वार का एक टुकड़ा था जिसे काई ने संप्रदाय में वापस आने से पहले उठाया था। इस टुकड़े के अंदर अभी भी थोड़ी मात्रा में अंतरिक्ष तत्व था, और यह काई की खेती की आवश्यकता को पहले चरण तक कम कर देगा। आशा है कि यह इसे कम कर देगा। यहाँ कुछ भी नहीं, उसने आह भरते हुए कहा और अपने नंगे हाथ से शीशा तोड़ दिया। जैसे ही काई ने दक्षिणी महाद्वीप में टेलीपोर्ट किया, उसमें से शक्ति की नीली किरणें निकलीं और काई के चारों ओर लिपट गईं। एक पल के लिए लड़खड़ाते हुए वह किसी तरह शाही राजधानी के प्रवेश द्वार पर उतरने में कामयाब रहा। हालांकि वह किसी तरह यहां उतरने में कामयाब रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह वापस लौट पाएगा या नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने शाही राजधानी के करीब एक शहर खोजने का फैसला किया क्योंकि उसने शहर के प्रवेश द्वार पर एक वांछित फ्लायर देखा था और उस पर काई का सुंदर चेहरा बना हुआ था। इसमें लिखा था कि जो कोई भी उसे पकड़ लेगा उसे शाही परिवार से 50,000 स्पिरिट स्टोन मिलेंगे, और वह भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन थे। वह लड़खड़ाते हुए पश्चिम की ओर चला और उसे एक अच्छा दिखने वाला शहर मिला। कोई वांछित फ्लायर यहाँ नहीं था और वह आसानी से शहर में प्रवेश करने में कामयाब रहा। और हमेशा की तरह लोग उसे घूरकर देखते रहे। क्या आप मुझे इस जगह का सबसे अच्छा होटल बता सकते हैं? काई ने एक अनजान महिला से पूछा जो थोड़ी निराश लग रही थी। यहाँ से 2 ब्लॉक दूर इस शहर का सबसे प्रसिद्ध होटल है, उसने कहा, और काई ने तुरंत होटल के प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्ट किया। वह बहुत सुंदर था। यदि वह सीधा आदमी होता तो मैं उसे अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित कर सकता था। महिला ने उसे गायब होते देखकर तमतमाते हुए कहा। काई होटल में उपस्थित हुआ और उसने रिसेप्शन पर एक कमरा खरीदा और सीधे उसे टेलीपोर्ट किया, जबकि रिसेप्शनिस्ट ने कुछ कहा जिसे उसने पूरी तरह से नहीं सुना। हम भेजेंगे। बिस्तर पर गिरते ही काई ने बस इतना ही सुना। रिसेप्शनिस्ट ने क्या कहा था? हम कुछ ही मिनटों में मनोरंजन भेज देंगे। अचानक काई के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने अपनी आध्यात्मिक समझ से देखा कि वहां कौन है। हैरानी की बात यह है कि उनके कमरे के बाहर खड़े सभी लोग नश्वर थे। प्रवेश करना, काई ने कहा, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसके लिए कुछ खाना लाया है। लेकिन वह तब हैरान रह गए जब उन्होंने 4 महिलाओं के एक समूह को होटल में प्रवेश करते देखा और वे सभी अपने अंडरवियर में थीं। उनमें से एक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने तुरंत उन्हें पोंछा और मुस्कुराने की कोशिश की। यहाँ क्या हो रहा है? काई ने उनके भावों को देखते हुए पूछा। यहाँ जो हो रहा है उससे आपका क्या मतलब है?
आप इस होटल में बिना ये जाने आए कि यहाँ आपको मुफ्त महिलाएं मिलती हैं। महिलाओं में से एक ने पूछा तो काई की अभिव्यक्ति सदमे में बदल गई। उसने अपनी उंगलियां तोड़ दी और महिलाओं के शरीर को कपड़े से ढक दिया। महिलाओं ने जो देखा उससे हैरान रह गईं और उन्होंने काई को इस तरह देखा जैसे वह कोई देवता हो। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस होटल में क्या होता है? उसने खड़े होते हुए पूछा। इस होटल का मालिक लोगों को पैसे उधार देता है, लेकिन वह उन्हें यह नहीं बताता है कि उन्हें इसे 100% ब्याज के साथ वापस करना होगा, यानी कि उन्होंने जितना कर्ज लिया है उससे 2 गुना पैसा वापस करना होगा। यदि आप पुरुष हैं और आप ऋण लेते हैं और उसे चुकाने में सक्षम नहीं हैं, होटल आपकी पत्नी और बेटियों या आपके परिवार की किसी अन्य अच्छी दिखने वाली महिला को ले लेता है। और अगर आप एक महिला हैं और आप कर्ज लेती हैं और उसे चुकाती नहीं हैं तो वे बिना कुछ कहे आपसे कर्ज ले लेते हैं। होटल महिलाओं की खेती को बर्बाद कर देता है और फिर महिलाओं को नंगा करके ब्रा और पैंटी में घूमने के लिए मजबूर करता है। हमें अलग अलग कमरों में पहुंचाया जाता है ताकि वहां रहने वाले लोगों की संतुष्टि हो सके, और कभी कभी होटल के कर्मचारी हमारे साथ कुछ मौज मस्ती करने का फैसला करते हैं। महिला ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, जबकि वह महिला जिसकी आंखों में आंसू थे रोने लगी। क्या शाही परिवार को इसकी परवाह नहीं है? काई ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए पूछा। उसने ऐसी कई जगहें देखी थीं और उसने उनमें से हर एक को नष्ट कर दिया था। अगर उन्हें अंदाज़ा लगाना होता तो वो कहते कि इसमें राजपरिवार का हाथ है। और अगर मारियल अपनी आत्मा के साथ या उसके बिना इसमें शामिल थी तो काई उसे माफ़ नहीं करेगी, भले ही वह उसके प्रेमियों में से एक हो। महाद्वीप के शासक मिस मारियल को इसके बारे में पता नहीं था। वह हरामी जिन जो हमेशा उसके साथ रहता था वही था जिसने इस जगह का आयोजन किया था। उसने ये सुनिश्चित किया कि यह बात मारियल तक न जाए कि यह जगह है अस्तित्व में था। उसकी नज़र में ये सिर्फ एक साधारण नियमित होटल था। महिला ने उत्तर दिया, मैंने उसे इतनी आसानी से मरने दिया। काई ने सोचा कि भले ही उसने लिंगची की विधि से जिन को मार डाला और 1000 कटौती के बजाय उसने 10,000 कटौती का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब चूंकि मिस मारियल के लापता होने के कारण शाही परिवार में हंगामा मचा हुआ है, इसलिए होटल के मालिक ने जितनी संभव हो उतनी लड़कियों को ले जाने का फैसला किया। जैसे ही काई ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की, महिला ने कहा, मैं उस आदमी और इस होटल के लिए काम करने वाले हर एक व्यक्ति का नरसंहार करूंगा। काई ने आंखें खोलते हुए कहा, और फिर मैं सबकी यादें मिटा दूंगा कि तुम्हें कभी पकड़ा गया था और तुम्हारे साथ बलात्कार किया गया था और तुम एक सामान्य जीवन जी पाओगी। उसने मानसिक रूप से जोड़ा। ये महिलाएं उसकी चीयरलीडिंग टीम की तरह नहीं थीं। इस दुस्वप्न से पहले भी उनका एक जीवन था और वह ये सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें वापस लौट आएं। उन्होंने महिलाओं के समूह की ओर अपना हाथ बढ़ाया जिन्होंने अनिच्छा से इसे ले लिया। आशा की एक छोटी सी चिंगारी निराशा से बेहतर है। एमुस ने उनकी यादें खोजी और उन्हें सीधे मालिक के निवास पर टेलीपोर्ट कर दिया। एक गुदगुदे पेट वाला एक आदमी एक बड़े बिस्तर पर बैठा था और 2 नग्न महिलाएं उसके चेहरे के सामने घूम रही थीं। काई ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी उंगलियां चटका लीं। मालिक सहित होटल के प्रत्येक पुरुष कर्मचारी को होटल के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। काई के हाथ काली आग की लपटों से जलने लगे और उसने उन्हें आकाश की ओर फेंक दिया। गिरने से पहले वे बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। जमीन पर उल्काओं के गिरने की तरह आग की लपटों ने उसके नीचे के सभी लोगों पर बमबारी की। वे चिल्लाने लगे क्योंकि उनके शरीर जिंदा जल गए थे और उसकी काली लपटों ने उन्हें पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। फिर काली लपटों ने उन्हें जलाकर शून्य कर दिया। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और होटल गायब हो गया। उसने शहर में रहने वाले लोगों की यादों में हेरफेर किया और किसी को भी होटल या उसमें पकड़ी गई महिलाओं की याद नहीं आई। इसके बाद उन्होंने हर उस महिला को बुलाया जिनके साथ होटल में दुर्व्यवहार किया गया था। उसने अपनी उंगलियां तोड़ लीं और वे सब राख में बदल गईं। फिर उसने उन्हें पुनर्जीवित किया, लेकिन इस बार उनके शरीर बिल्कुल नए जैसे थे। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता था जो इस तकनीक का उपयोग कर रहा था। वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी के भी शरीर को पूरी तरह से बहाल कर सकते थे और काई ने इसका उपयोग महिलाओं के शरीर और प्रजनन प्रणाली को बहाल करने के लिए किया ताकि वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पहली बार संभोग कर सकें जिससे वे प्यार करती थीं। और जहां तक उन लोगों की बात है जो शादीशुदा थे या पहले ही अपना कौमार्य खो चुके थे, उन्होंने होटल द्वारा अपहरण किए जाने से पहले ही उनके शरीर को उनकी मूल स्थिति में वापस कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उनकी यादें मिटाकर उन्हें वापस उनके घर भेज दिया। अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने दक्षिणी महाद्वीप के नए शासक को नियुक्त करने के लिए शाही राजधानी को टेलीपोर्ट किया। जहां तक पश्चिमी महाद्वीप की बात है, मिया और मारियल ने रियांग से मुलाकात की और उसे प्रलोभन की शीशियां दीं। तुरंत उन 13 लोगों को चुने जिन पर आप भरोसा करते हैं और अन्य 9 को उनके साथ आंगन में ले आएं। जब दोनों लड़कियां आंगन में गईं तो मारियल ने रियांग से कहा। जब रियांग अंतरिक्ष रिंग की सामग्री की जांच कर रही थी तो वह स्तब्ध भाव के साथ वहां खड़ी थी। इसमें यांग क्यूई की 26 शीशियां थीं जो ऊर्जा से भरपूर थीं। उसे याद आया कि मिया ने उसे बताया था कि इन शीशियों में काई की ताज़ा निकली यांग क्यूई है।
उसने जल्दी से कुछ सबसे भरोसेमंद शिष्यों के साथ साथ शेष प्रमुख शिष्यों को भी इकट्ठा किया और उन्हें आंगन की ओर ले गई। मिया और मारियल अपने शरीर को फैलाते हुए गर्म हो रहे थे। शिष्यों को कुछ हद तक काय और मिया के कपड़ों की आदत थी, लेकिन जब उन्होंने मारियल की शक्ल देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। मैरियल ने उन पर कोई आपत्ति नहीं जताई क्योंकि वह अपने शरीर को गर्म करना जारी रखती थी, जबकि रियांग ने तुरंत अंतरिक्ष रिंग से शीशियां निकालीं और उनमें से प्रत्येक 13 शिष्यों को 2-2 दे दीं। बस इसे निगलें और कुछ मिनटों के लिए इसका विकास करें। मिया ने निर्देश दिया और वह और मैरिल दोनों अपने पैर मोड़कर जमीन पर बैठ गईं। शिष्यों ने निर्देशानुसार किया और यांग क्यूई की बोतलें निगल लीं। उनके शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हुई और उन्होंने तुरंत इसे विकसित किया। वे सभी एक ही समय में वहां से निकलने में कामयाब रहे और उनके शरीर से ऊर्जा की तरंगें निकलीं। रियांग और अन्य प्रमुख शिष्य सदमे में आ गए क्योंकि उन्होंने देखा कि 13 शिष्य नरक आत्मा क्षेत्र के दूसरे चरण को तोड़ने में कामयाब रहे। ठीक है, उसने वास्तव में इसे अपने दिमाग में एक विशिष्ट स्थिति के साथ बनाया है। वह वास्तव में अपनी यांग क्यूई को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम है। मैरियल ने प्रभावित भाव से टिप्पणी की। जहां तक आपके प्रशिक्षण की बात है, आपको मुझे और मारियल को एक प्रशिक्षण मैच में देखना चाहिए। मिया ने अपनी न पिघलने वाली बर्फ को बुलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आग की लपटों का एक बड़ा बवंडर बुलाते ही मारियल भी मुस्कुराने लगी। उसने इसे मिया की ओर प्रक्षेपित किया जिसकी बर्फ स्पाइक्स के रूप में आगे बढ़ने लगी। वे दोनों बीच में ही टकरा गए और एक बड़ा विस्फोट हुआ जिससे सब कुछ काला पड़ गया और अध्याय समाप्त हो गया। एक बार जब धुआं साफ हो गया तो मिया ने अपना बर्फ का राजदंड बुलाया और मैरिल ने उसे भौं के साथ देखा। यह एक देव श्रेणी का हथियार है। क्या बर्फ की शक्तियों ने आपको यह एक शुरुआती उपहार के रूप में दिया था? उसने मिया से एक आध्यात्मिक संदेश मांगा ताकि कोई और उसे सुन न सके। ये पैकेज के साथ आता है। मिया ने अपने राजदंड से नीचे जमीन को छूते हुए उत्तर दिया। ये बर्फ में बदलना शुरू हो गया और बर्फ फैलना बंद होते ही मिया ने राजदंड वापस खींच लिया। चूंकि आप इतनी शक्तिशाली वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, तो मुझे भी अपनी शक्तिशाली वस्तु का उपयोग करने का अधिकार है। जब आग की लपटें उसके दाहिने हाथ के चारों ओर नाचने लगी तो मारियल ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही मारियल ने उसकी मूठ पकड़ी, आग की लपटों से एक बैंगनी लंबी तलवार निकली। उस स्थान पर जहां मूठ ब्लेड से जुड़ती थी, एक विशाल माणिक जड़ा हुआ था। माणिक बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मिया ने मारियल के मुकुट और कवच पर देखा था। वे सिर्फ प्रतिकृतियां थीं। यह मूल है, मैरिल ने रूबी की ओर इशारा करते हुए कहा। जहां तक रियांग और शिष्यों की बात है, वे इस प्रदर्शन से स्तब्ध रह गए। दोनों हथियार बहुत शक्तिशाली आभा बिखेर रहे थे और वे इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। वे सभी जानते थे कि उनके सामने जो हथियार थे वे उनकी समझ से परे थे क्योंकि उनमें जो शक्ति थी वह इस दुनिया की नहीं थी। हमारे पास काय की स्मृति हटाने की शक्तियां नहीं हैं, इसलिए हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हम अपने प्रदर्शन के बाद उनकी यादों में हेरफेर नहीं कर पाएंगे। मिया ने मारियल को चेतावनी दी जिसने युद्ध की मुद्रा में आते समय सिर हिलाया। जैसे ही मारियल मिया की ओर बढ़ी, बैंगनी लपटें तलवार के चारों ओर नाचने लगीं। चूंकि उन्होंने लड़ाई को बुनियादी स्तर पर रखने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे केवल एक बार हमला करेंगे। जब मिया भी आगे बढ़ी तो बर्फ उसके राजदंड के चारों ओर घूम गई। बर्फ ने उसके राजदंड के ऊपरी आधे हिस्से को घेर लिया और भाले में बदल दिया। दोनों आंगन के बीचों बीच एक दूसरे से मिले और एक दूसरे पर हमला कर दिया। मारियल ने अपनी तलवार मिया के दाहिने कंधे की ओर घुमाई जबकि मिया ने मारियल के पेट पर वार करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि कोई भी हमला कर पाता, दोनों ने हथियारों के प्रक्षेप पथ को बदल दिया और दूसरे के हमले को रोक दिया। और इससे हमारा प्रदर्शन समाप्त होता है। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, मिया ने कहा। रियांग और शिष्य इतने सदमे में थे कि वे बोलना ही भूल गए। मारियल और मिया को ऐसा लगा जैसे वे सामान्य गति से टकरा रहे थे, लेकिन रियांग और शिष्यों को ऐसा लग रहा था मानो मिया और मारियल अमानवीय गति से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उनकी आकृतियां गायब हो गई थीं और इतनी जल्दी सामने आ गईं। इसके अलावा उनकी प्रतिक्रियाएं बेहद तेज थीं क्योंकि वे दोनों खुद को किसी भी नुकसान से बचाते हुए एक दूसरे के हमले का मुकाबला करने में कामयाब रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप हमसे ऐसा करने की उम्मीद करते हैं? यूई ने हैरान आवाज में पूछा और मैरियल मुस्कुरा दी। हम आपसे ऐसा करने की उम्मीद नहीं करते हैं, हम आपसे ऐसा करवाएंगे, उसने कहा और उसके हाथ आग की लपटों से जलने लगे। दुष्ट मारियल को देखकर शिष्यों के पसीने छूट गए। फिर उन्होंने मिया की ओर देखा जो मुस्कुराई नहीं, लेकिन बर्फ बहुत तेज गति से उसके चारों ओर घूम रही थी और यह शिष्यों को डराने के लिए पर्याप्त था। आइए प्रशिक्षण शुरू करें, मैरियल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। शिष्य रोना चाहते थे लेकिन मरियल की लपटों के कारण उनके आंसू वाष्पित हो गए। उन्होंने खुद को 2 प्रशिक्षकों के हवाले कर दिया और नारकीय प्रशिक्षण शुरू कर दिया। दक्षिणी महाद्वीप पर रहते हुए काई शाही राजधानी के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। कुछ समय एक गुफा में आराम करने के बाद उन्होंने शाही राजधानी में प्रवेश करने का फैसला किया।
उसने उस स्थान पर टेलीपोर्ट किया जहां शाही महल बनाया गया था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जमीन पर जला देता। अब उसी जमीन पर एक नया महल बनाया जा रहा था और शाही परिवार के सदस्य पूरी चीज का आयोजन कर रहे थे। ये पता चला कि शाही खजाना महल के नीचे स्थित था, इसलिए जब काई ने महल को जला दिया तो वह बच गया। शाही परिवार अब राजकोष से प्राप्त धन का उपयोग एक आलीशान महल बनाने में कर रहा था। काई ने पूरी जगह पर नजर दौड़ाई और उसे वह व्यक्ति दिख गया जिसकी उसे तलाश थी। चमकीले लाल बाल और दयालु भूरी आंखों वाला एक व्यक्ति लोगों के एक समूह से बात कर रहा था। इस शख्स का नाम हारुका था। मैरिल ने काई से कहा था कि उसे दक्षिणी महाद्वीप का नया शासक बनाया जाए क्योंकि उसका मानना था कि वह सबसे अच्छा विकल्प है। हारुका लोगों के समूह से महल की सुरक्षा के बारे में पूछ रहा था जब काई अचानक उसके सामने आ गई। हारुका चौंककर चिल्लाया और लोगों के समूह ने उसे अजीब नज़रों से देखना शुरू कर दिया। निर्माण स्थल पर एक यादृच्छिक स्थान पर टेलीपोर्ट करने से पहले उनकी यादों में हेरफेर करते समय काई ने अपनी उंगलियां चटका लीं और उनकी आंखें धुंधली हो गईं। केवल आप ही मुझे देख सकते हैं, काई ने हारुका से कहा जो शांत होने में कामयाब रहा। आप पूरे दक्षिणी महाद्वीप में सर्वाधिक वांछित व्यक्ति हैं और आपने परिणामों की चिंता किए बिना एक शाही परिवार के सदस्य के सामने आने का फैसला किया। क्यों? हारुका ने उससे पूछा क्योंकि वह काई के व्यवहार से भ्रमित था। मैंने आपकी नाक के नीचे मारियल का अपहरण कर लिया और मैंने जिन और उसके अनुयायियों की पूरी सेना को अकेले ही हरा दिया। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं कुछ बेवकूफ़ शाही परिवार से डरता हूँ? काई ने मनोरंजन में पूछा और हारुका का चेहरा लाल हो गया। व्यापार पर वापस, मारियल ने मुझे आपको दक्षिणी महाद्वीप का नया शासक बनाने के लिए यहाँ भेजा है। जैसे ही हारुका की अभिव्यक्ति शून्य हो गई, काई ने कहा। हारुका के मन में झांकते ही काई की आंखें चमकने लगीं। मैं उसकी बातों पर विश्वास क्यों करूं? और अगर थोड़े से संयोग से ये सच भी होता, तो मैरियल ने मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति को क्यों चुना? काई ने हारुका के विचारों को सुना और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि मारियल की पसंद एक ऐसा व्यक्ति था जो शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद बेहद बुद्धिमान था। उन्होंने हारुका की यादों पर भी नज़र डाली और पाया कि हारुका बहुत देखभाल करने वाला व्यक्ति था। यदि उनके सामने किसी नौकर को चोट लगती थी, तो वे उन्हें घाव पर लगाने के लिए कोई दवा अवश्य देते थे। और गरीबों को कुछ पैसे देने के बजाय उसने उन्हें सेब दिए। उसने उनसे कहा कि वे कुछ सेब खा सकते हैं जबकि बाकी को पैसे के लिए बेच सकते हैं। इस तरह हारुका ने शुरुआत से ही शाही राजधानी की सबसे अच्छी सेब बेचने वाली दुकान की स्थापना की। वह न केवल बुद्धिमान था बल्कि दयालु भी था। हालांकि उसके पास सिंहासन के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त शारीरिक शक्ति नहीं थी। वह अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कुछ चालें चल सकता है, लेकिन अंत में उसे सीधे लड़ना होगा। इसका कारण ये था कि वह एक आध्यात्मिक बीमारी के साथ पैदा हुआ था जिसने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया था। बाद में ये बीमारी सफलतापूर्वक ठीक हो गई, लेकिन इससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य पहले ही खराब हो चुका था। शाही परिवार के संसाधनों का उपयोग करके वह किसी तरह नरक आत्मा क्षेत्र के छठे चरण में आगे बढ़ने में कामयाब रहा, लेकिन अब वह यहीं फंस गया था जबकि उसके बाकी चचेरे भाई अपनी खेती में आगे बढ़ गए थे। भले ही मैंने तुम्हारी यादें देखी, फिर भी मैं तुम्हें परखना पसंद करूंगा, काई ने वर्तमान में लौटते हुए कहा। भले ही हारुका वह व्यक्ति था जिसे मारियल सिंहासन पर बैठाना चाहता था, काई उसकी पूरी क्षमता देखना चाहता था ताकि भविष्य में होटल जैसी कोई घटना न हो। मैं तुम्हें एक अनुबंध की पेशकश करूंगा। मैं तुम्हें वह सारी शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी, लेकिन ताज जीतने के लिए तुम्हें इसका उपयोग स्वयं करना होगा। और जहां तक बात है कि इससे मुझे क्या हासिल होता है, तो मैं ये देखने के लिए तुम्हारे निर्णयों पर नज़र रखूंगा कि क्या तुम इस महाद्वीप का शासक बनने के योग्य हैं, और यदि मुझे पता चलेगा कि आप योग्य नहीं हैं, तो मैं किसी और को चुन लूंगा। आप इस अनुबंध के बारे में क्या कहते हैं? जब हारुका सोचने लगा तो काई ने पूछा। यदि उसने इसे अस्वीकार कर दिया तो हारुका का सबसे पुराना चचेरा भाई ताज जीत जाएगा और पूरा महाद्वीप हमेशा युद्ध में रहेगा, क्योंकि उसके सबसे पुराने चचेरे भाई को युद्ध पसंद था। यह इस महाद्वीप को बेहतर बनाने का मेरा एकमात्र मौका है, उसने सोचते हुए सिर हिलाया। काई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हारुका ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही फीनिक्स उसके बगल में दिखाई दिया, बैंगनी चिंगारियों ने काई को घेर लिया। उसे अपने अगले मेजबान के रूप में चुने क्योंकि वह बुद्धिमान है और आपकी शक्ति के योग्य है। जैसे ही हारुका का जबड़ा गिरा, काई ने फीनिक्स से कहा, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे कैसे बुलाया, लेकिन आप सही हैं। वह वास्तव में मेरी शक्तियों के योग्य है। मैं निश्चित रूप से उसे अपने अगले जहाज के रूप में चुनूंगा, फीनिक्स ने गहरी आवाज में कहा, और वह आग की लपटों में बदल गया जो हारुका में फैल गईं। जैसे ही आग की लपटों ने उसे घेर लिया, उसका पूरा शरीर चमकने लगा और हर कोई उसे देखता रह गया। जैसे ही उसकी पीठ से 2 फीनिक्स पंख खुले, हारुका हवा में उड़ गया। उसकी साधना कई गुना बढ़ने लगी और वह नरक आत्मा क्षेत्र के 10वें चरण में पहुंच गया। काई ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ इसे देखा। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जहाज बनने के योग्य हैं।
साउथ के वर्मिलियन बर्ड का मेजबान बनने पर हारुका को बधाई। उन्होंने कहा कि आग की लपटों ने पूरी जगह को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें पूरी जगह पर फैल गईं क्योंकि वहां मौजूद हर कोई घुटने टेकने लगा, कुछ दूसरों की तुलना में अधिक अनिच्छा से, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। आग की लपटें फैल गईं और शाही परिवार को एक अजीब लाल चमक से नहला दिया क्योंकि वे सभी फीनिक्स के वंशज थे। जैसे ही आग की लपटें शांत हुईं, काई शांति से इसे देखता रहा। जैसे ही हारुका धीरे धीरे जमीन पर उतरा, फीनिक्स के पंख अपने ऊपर मुड़ गए। उसने घुटने टेके शाही परिवार को देखने से पहले आश्चर्य से काई को देखा। वे सब खड़े हो गए और उसकी ओर देखने लगे। कुछ ईर्ष्यालु थे जबकि कुछ निराश थे। हालांकि अधिकांश लोग खुश थे और उन्होंने हारुका की प्रशंसा की क्योंकि वे जानते थे कि वह दयालु और बुद्धिमान था। लेकिन भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा था जो इतना क्रोधित था कि उसने युद्ध घोष जारी कर दिया। उन्होंने 9वें चरण की नरक आत्मा क्षेत्र की खेती जारी की और हारुका को द्वेष की दृष्टि से देखा। वर्मिलियन पक्षी ने तुम जैसे हारे हुए व्यक्ति को क्यों चुना? मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि पक्षी मुझे चुन सके, उस आदमी ने हारुका से कहा और उसकी ओर बढ़ने लगा। बाकी लोग हिलने लगे ताकि वे उसे रोक सकें, लेकिन उनके शरीर वहीं जम गए। साबित करें कि आप नेता बनने के योग्य हैं, काई ने हारुका से कहा जिसने एक दृढ़ अभिव्यक्ति बनाई। वह अपने सबसे बड़े चचेरे भाई का सामना करने के लिए आगे बढ़ा, जिसने खुद को हारुका के रूप में पेश किया था, ये सोचकर कि वह ऐसा व्यक्ति होगा जिसे एक ही हमले में मारा जा सकता है। लेकिन हारुका अब बहुत मजबूत हो गया था क्योंकि आग की लपटों ने उसके शरीर को लपेट लिया था। जैसे ही उसने अपने चचेरे भाई की मुट्ठी को अपने हाथ से रोका, फीनिक्स के पंख उसकी पीठ पर दिखाई दिए। जैसे ही वह चिल्लाया, उसके हाथ से आग की लपटें उसके चचेरे भाई के शरीर तक पहुंच गईं। हारुका के पंख उसके चचेरे भाई के चारों ओर लिपटे हुए थे क्योंकि वह जलकर मर गया था। हारुका के पंख अपने ऊपर मुड़ने से केवल राख ही बची थी। उसने काई की ओर देखा जिसने उसकी ओर सिर हिलाया। चलो तुम्हें एक उपहार देते हैं, काई ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। एक विशाल महल अचानक हवा से प्रकट हुआ और हर कोई उसे देखकर अचंभित रह गया। उसके ऊपर एक फीनिक्स आराम कर रहा था। उन्हें बताएं कि यह वर्मिलियन पक्षी का उनके वंशजों को उपहार है, काई ने हारुका से कहा। ये महल हमारे लिए वर्मिलियन बर्ड द्वारा बनाया गया था और उनका कहना है कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारा महाद्वीप रहने के लिए उपयुक्त जगह हो, हारुका ने कहा और सभी ने उसे प्रणाम किया। उसके बाद काई ने खुद को हारुका की यादों से दूर कर लिया और एक सप्ताह तक हारुका की गतिविधियों का अवलोकन किया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हारुका ने शाही सेना को महाद्वीप के हर एक वेश्यालय को नष्ट करने का आदेश दिया और उसने व्यक्तिगत रूप से उनमें से कुछ को नष्ट कर दिया। जिन स्थानों पर महिलाओं का अपहरण किया जाता था और उनके साथ बलात्कार किया जाता था, उन्हें भी नष्ट कर दिया गया और मालिकों को मौत की सजा दी गई। इसके अलावा हारुका कभी कभी अपने राज्य में टहलता था और कभी कभी गरीबों को खाने और बेचने के लिए कुछ फल देता था। और चूंकि वह बुद्धिमान था, उसने ये सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय मुद्दों को सावधानीपूर्वक संभाला कि उसके साम्राज्य में हर कोई अपने पेट में भोजन के साथ सो सके। काई उनके फैसलों से प्रभावित हुए और उन्होंने महाद्वीप को हारुका की देखरेख में छोड़ने का फैसला किया। उसने अंतरिक्ष द्वार को नष्ट करने से पहले स्वयं को उस स्थान पर टेलीपोर्ट किया जहां अंतरिक्ष द्वार स्थित था। कुछ अंतरिक्ष ऊर्जा अभी भी यहां मौजूद थी और काई ने पश्चिमी महाद्वीप में वापस यात्रा करने के लिए इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। वह साधना की मुद्रा में बैठ गया और ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। पश्चिमी महाद्वीप में टेलीपोर्टिंग से पहले उन्होंने ऊर्जा की हर एक बूंद ली जो उन्हें मिल सकती थी। वह महाद्वीप के किनारे पर दिखाई दिया और चक्कर आने के कारण लड़खड़ा गया। ये जानते हुए कि उसे आराम करना होगा, वह उसी घर की ओर चल पड़ा जिसे उसने नष्ट कर दिया था। उसने जल्दी से घर को ठीक किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन सोने के बजाय वह जागता रहा और उसने अपने पेंडेंट से कुछ स्पिरिट स्टोन निकाले। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा ठीक होने लगी, उसने उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। खुद को पूरी तरह से ठीक करने के बाद उन्होंने संप्रदाय में वापस टेलीपोर्ट किया और देखा कि मारियल और मिया शिष्य को प्रशिक्षण दे रहे थे। वे उन्हें मौलिक चालों के बारे में सिखा रहे थे और शिष्य विभिन्न प्रकार के हमलों के साथ आ रहे थे। तो अभ्यास कैसा चल रहा है? मिया और मारियल के पीछे आते ही काई ने अचानक पूछा। इससे उन दोनों को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने अपने हथियार निकालकर काई के गले में डाल दिए। ओह, ये सिर्फ तुम हो, मिया ने कहा जैसे ही उनके हथियार गायब हो गए। शिष्यों ने ये देखकर कि काई वापस आ गया है, उसे प्रणाम किया क्योंकि वह संप्रदाय का गुरु था। कुछ चालों के बारे में सोचना जारी रखें, हम उन्हें कुछ मिनटों के बाद देखेंगे। जैसे ही तीनों कुछ दूर चले गए, मारियल ने शिष्यों को बताया। तो ये कैसे हुआ? जैसे ही वे सुनने की सीमा से बाहर हुए, मारियल ने पूछा। मैंने फीनिक्स आत्मा को हारुका को अपने मेजबान के रूप में चुनने के लिए कहा और लौटने से पहले मैंने एक सप्ताह तक उसका निरीक्षण किया। दक्षिणी महाद्वीप अब समृद्ध होगा। हारुका को धन्यवाद। काई ने मैरिल को उस होटल के बारे में नहीं बताने का फैसला किया जिसने महिलाओं को चुराया था।
वह नहीं चाहता था कि वह ये सोचे कि वह इसके बारे में कुछ कर सकती थी और चूंकि मामला पहले ही उसके द्वारा सुलझा लिया गया था, इसलिए उसे उस पर बोझ डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। आपकी ओर से चीज़ें कैसी चल रही हैं? जब मिया और मारियल ने आह भरी तो उसने पूछने का फैसला किया। चूंकि वे दोहरे साधना संप्रदाय का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें लड़ाई का बहुत कम या कोई अनुभव नहीं है। यूई को छोड़कर हर कोई ऐसा ही है, मारियल ने शिकायत की। यूई दूसरों की तरह नहीं थी, इसका एकमात्र कारण यह था कि वह लंबे समय से एक मुख्य शिष्या थी। अन्य लोग पूरी तरह से नौसिखिया थे और मारियल और मिया को उन्हें शुरू से ही सब कुछ सिखाना था। क्या हमें देखना चाहिए कि उन्होंने कितना सीखा है? आप सभी बनाम मेरे और आप अपने ईश्वरीय हथियारों का उपयोग कर सकते हैं, काई ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मिया और मारियल उसकी अचानक घोषणा से चौंक गए थे। हालांकि उन्होंने फिर भी अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन लड़ने से पहले मिया ने मैरियल से एक सवाल पूछने का फैसला किया जो उसे काफ़ी समय से परेशान कर रहा था। मैरियल, तुम्हें वह तलवार कैसे मिली? मुझे ये राजदंड इसलिए मिला क्योंकि मैं बर्फ की देवी का अवतार हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी तलवार कैसे मिली? मिया ने पूछा तो मारियल ने उसे हल्की सी मुस्कान दी। बताने के बजाय आप इसे स्वयं देख सकते हैं। काई, आप टिप्पणी प्रदान कर सकते हैं, मैरियल ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। काई ने उसके माथे को छुआ और उनके चारों ओर की दुनिया घूमने लगी। जैसे ही काई ने अपना वर्णन शुरू किया, वे मारियल की यादों के अंदर थे। बहुत समय पहले पहला ड्रैगन पैदा हुआ था और वह अपने बाद उभरे ड्रैगन के एक विशाल समूह का नेता बन गया। ड्रैगन के दृष्टिकोण के अनुसार वह बहुत सुंदर था। वह ड्रैगन के पूरे समूह में सबसे मजबूत भी था और सभी लोग उसका आदर करते थे। उन्होंने कहा कि जैसे एक बड़ा लाल रंग का ड्रैगन प्रकट हुआ। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक मादा अजगर से हुई जो जंगल में बिल्कुल अकेली थी और उसने उसे अपने समूह में ले जाने का फैसला किया। मादा अजगर आभारी थी, लेकिन वह हमेशा हर महीने की आखिरी 3 रातों को गायब हो जाती थी। जब अजगर उससे पूछे कि वह कहाँ गई थी, उसने केवल इतना उत्तर दिया कि वह अकेले ही खेती करती थी। अजगर को उत्सुकता हुई और एक दिन उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। मादा अजगर एक जंगल में भाग गई जहां उसके शरीर पर एक लाल आभा घिरी हुई थी। उसकी शल्क गायब हो गई और उसका शरीर सिकुड़ गया। जैसे ही लड़की आश्चर्यजनक रूप से एक इंसान में बदल गई, उसके पंख और पूंछ भी गायब हो गए। काई ने कहा, जैसे एक अजगर उनकी आंखों के सामने एक इंसान लड़की में बदल गया। वह मैरियल है। लड़की की ओर देखते ही मिया हौंफने लगी। वह वास्तव में मारियल थी। मिया ने असली मारियल पर नजर डाली, जो मुस्कुराया और काई को जारी रखने का इशारा किया। जब लड़की को पता चला कि अजगर को उसका रहस्य पता चल गया है तो उसने उसे सब कुछ समझाया। वह वास्तव में एक इंसान थी जो एक श्राप के अधीन थी। वह अपने पूरे जीवन के लिए एक अजगर के रूप में रहेगी, लेकिन महीने की आखिरी 3 रातों को वह वापस अपने मानवीय स्वरूप में बदलने में सक्षम होगी। ड्रैगन इंसानों से नफरत करते थे क्योंकि वे उनके आध्यात्मिक मूल के लिए उनका शिकार करते थे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि क्रिम्सन ड्रैगन ने लड़की को समझा। उनमें नज़दीकियां बढ़ीं और अजगर भी लड़की के साथ छिपकर छेड़छाड़ करने लगा। हालांकि अन्य ड्रैगन को संदेह हो गया और उन्होंने एक रात उनका पीछा किया। लेकिन जब उन्होंने मादा ड्रैगन को इंसान में बदलते देखा तो वे पागल हो गए और इंसानों के साथ संबंध रखने के लिए क्रिम्सन ड्रैगन को गद्दार के रूप में चिन्हित किया। वे ड्रैगन के समूह में वापस गए और गद्दार को मारने के लिए उनमें से सबसे मजबूत को ले आए। काई ने कहा, जैसे ड्रैगन की एक भीड़ ने मारियल और क्रिम्सन ड्रैगन को घेर लिया। उन्होंने कुछ ही सेकंड में क्रिम्सन ड्रैगन पर काबू पा लिया और उसे मार डाला। जब लड़की ने क्रिम्सन ड्रैगन का शव देखा तो वह रोने लगी। अन्य लोगों ने उसे मारने से पहले उसे पकड़ने और उसके ड्रैगन रूप में बलात्कार करने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? मुझे पता था कि लड़की उनकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मानव और जानवर दोनों तरीकों से विकसित हुई थी। ये देखकर कि उसकी प्रेमिका उसके लिए गुस्से में चिल्ला रही थी, क्रिम्सन ड्रैगन को भी अपनी यादें याद आ गईं। उसे मृत मान लिया गया था, लेकिन एक इंसान ने उसके ड्रैगन हृदय को एक मानव हृदय से प्रत्यारोपित करके उसकी जान बचा ली। उसका दिल उसके शरीर से होकर फट गया और चमकदार लाल क्रिस्टल में बदल गया। फिर क्रिस्टल को एक बैंगनी तलवार से घेर लिया गया और वे एक साथ विलीन हो गए। लड़की ने इसका उपयोग अन्य ड्रैगन का नरसंहार करने के लिए किया और बैंगनी आग की लपटों ने उसे घेर लिया। इस तरह पहली अग्नि आत्मा का जन्म हुआ और वह अपने बाद पैदा हुई अन्य अग्नि आत्माओं की शासक भी बन गई। ड्रैगन को मारने के बाद वह अपने प्रेमी के पास पहुंची और रोने लगी क्योंकि क्रिम्सन ड्रैगन का शरीर धूल में बदल गया। काई का अंत तब हुआ जब ड्रैगन का शरीर शून्य में गायब हो गया। तारांकन, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बस कुछ बकवास लिख रहा हूं और आपको लग सकता है कि यह उबाऊ है, लेकिन मामला वह नहीं है। पिछले अध्याय बहुत तेज गति से आगे बढ़े। मैंने दुनिया और किरदारों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी और मैंने इसे धीरे धीरे एक आदर्श कहानी का रूप देने का फैसला किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं विश्व निर्माण और चरित्र निर्माण में कुछ समय बिताऊंगा। जैसे ही मारियल की यादें खत्म हुई, पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया।
हालांकि मूल दुनिया में लौटने के बजाय वे वहीं रह गए क्योंकि अंधकार ने उन्हें घेर लिया था। मिया ने मैरियल की ओर देखा और उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन कुछ भी नहीं निकला। मैरियल ने मिया की ओर देखते हुए एक उदास मुस्कान बिखेरी। उसे ऐसी हालत में देख काई उसके पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिए और वे कुछ देर तक वैसे ही पड़े रहे। मिया कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। काई ने धीरे धीरे मैरियल को छोड़ दिया और वह पीछे हट गई। उसकी प्रसन्न मुस्कान उसके चेहरे पर वापस आ गई। तो चलो वापस चलते हैं, काई ने कहा जैसे वे वास्तविक दुनिया में प्रकट हुए। उनके लिए कई मिनट बीत चुके थे लेकिन वास्तविक दुनिया में केवल 1 सेकंड ही बीता था। मैरियल, जब आप इंसान थे तो आप पहली अग्नि आत्मा कैसे बनी? मिया ने आखिरकार कुछ पूछने के बारे में सोचते हुए कहा। अतीत में मनुष्य अपनी भावनाओं से आत्मा बन सकते थे जो तत्वों से गूंजती थी, लेकिन मानव स्वभाव भ्रष्ट होने लगा और इस प्रकार उन्होंने आत्मा बनने की क्षमता खो दी। काई ने मैरियल के स्थान पर उत्तर दिया। वर्तमान में आत्माएं प्रकृति से ही पैदा होती हैं। उनका व्यक्तित्व उन्हें कुछ तत्वों की आत्मा बनाता है। जुनून एक आत्मा को अग्नि श्रेणी से संबंधित बनाता है, जबकि शांति उन्हें जल श्रेणी से संबंधित बनाती है। इसी तरह सुरक्षात्मकता उन्हें पृथ्वी श्रेणी से संबंधित बनाती है और स्वतंत्र इच्छा उन्हें वायु श्रेणी से संबंधित बनाती है। जबकि उग्रता का अर्थ है कि एक आत्मा बिजली की श्रेणी से संबंधित है। मैरियल ने समझाया। अभी भी 2 प्रकार की आत्माएं बची हैं। वे किसका प्रतीक हैं? मिया ने पूछा क्योंकि उसे याद आया कि अंधेरे और प्रकाश प्रकार की आत्माएं भी थीं। हालांकि ये आत्माएं अत्यंत दुर्लभ थीं। प्रकाश और अंधेरे आत्माएं यिन और यांग या अच्छे और बुरे की तरह संतुलन का प्रतीक हैं। वे आत्माओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि संतुलन महत्वपूर्ण है। काई ने शिष्यों की ओर देखते हुए समझाया। तो आत्माएं 7 प्रकार की होती हैं? मिया ने कहा। हाँ, आत्माएं 7 प्रकार की होती हैं। काई ने आकाश की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैरियल ने भी आसमान की ओर ऐसे देखा जैसे वे दोनों एक ही बात के बारे में सोच रहे हों। लेकिन आइए इसके बारे में भूल जाएं। हमें उनकी तकनीकों की जांच करनी चाहिए, काई ने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा। उनमें से एक ने फर्श को गीला करने के लिए जल तत्व का उपयोग किया था और लड़ते समय उसका प्रतिद्वंद्वी उस पर फिसल गया। ये वास्तविक लड़ाई में लाभ हासिल करने का एक अच्छा तरीका था क्योंकि जैसे ही प्रतिद्वंद्वी फिसलता है आप उसे 1 सेकंड में आसानी से मार सकते हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दुर्भाग्य से ये तरकीब केवल उन साधकों पर काम करेगी जो नरक आत्मा क्षेत्र में या उससे नीचे थे क्योंकि स्वर्ग आत्मा क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही साधक उड़ने में सक्षम थे। टूर्नामेंट शुरू होने में केवल 2 सप्ताह बचे थे और शिष्यों ने केवल मूल बातें सीखी थीं। आप सभी को वास्तविक युद्ध का अनुभव प्राप्त करना होगा। आप सभी मेरे चारों ओर एक घेरा बना लें, अंततः काई ने कहा जब उसने देखा कि सभी लोग अपनी चालें प्रदर्शित कर रहे हैं। सभी शिष्य उनके चारों ओर एक घेरे में एकत्र हो गए और इंतजार करने लगे। उन्होंने मिया और मैरियल को संप्रदाय में छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने शिष्यों को महाद्वीप के किनारे पर टेलीपोर्ट किया। मैं अब यहाँ एक बड़ी संरचना बनाऊंगा जो नरक आत्मा क्षेत्र में आध्यात्मिक जानवरों को पैदा करेगा और वे वास्तविक जानवर होंगे जो मेरी ऊर्जा का उपयोग करके बनाए जाएंगे। वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं और आपको मार भी सकते हैं। जो कोई भी सबसे अधिक संख्या में आध्यात्मिक लोगों को मारता है जानवरों को पुरस्कार मिलेगा। काई ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। एक विशाल घन ने शिष्यों को घेर लिया और वह 1 किलोमीटर तक फैल गया। काई ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसका शरीर चमकने लगा। विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक जानवर उसके पास प्रकट हुए और शिष्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब जानवरों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया तो कुछ शिष्य डर के मारे चिल्लाने लगे। उन्होंने उन पर कुछ हथियार फेंके। उनके हमलों को रोकना याद रखते हुए उन पर हमला करें। तलवार को इस तरह घुमाएं कि यह जानवरों के पंजे को काट दे, साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आपको चोट न लगे। दूरगामी हथियार उपयोगकर्ता अपने तत्वों को तीरों से संक्रमित कर सकते हैं और पीछे से जानवरों पर हमला कर सकते हैं। काई ने मददगार सुझाव दिए और शिष्यों ने युद्ध के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। कईयों के शरीर पर घाव थे लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ भाव थे। लेकिन वे अचानक रुक गए क्योंकि एक डरावनी चीख हवा में उठी। शिष्यों में से एक का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरा क्योंकि किसी जानवर ने शिष्य के हृदय को छेद दिया था। जब अन्य लोगों ने शिष्य को मरते देखा तो वे डर के मारे जड़ हो गए लेकिन काई भी वहीं था। जब तक आपका पूरा शरीर दुखने न लगे तब तक लड़ें। तब तक लड़ें जब तक आप रोना नहीं चाहते। तब तक लड़ें जब तक आपका शरीर आपको लड़ने की इजाज़त न दे। अपनी आखिरी सांस तक लड़ें और मरने से पहले अपने दुश्मन को अपने साथ ले जाएं। काई ने शिष्य को मृतकों में से पुनर्जीवित करते हुए कहा। अन्य लोग मृतकों को जीवित करने की उसकी क्षमता के बारे में भूल गए थे और यही उनके भयभीत होने का कारण था। नहीं, वे जानते थे कि वह उन्हें पुनर्जीवित करेगा। उन्होंने ऐसे संघर्ष किया मानो उनका जीवन वास्तव में इस पर निर्भर हो। उन्होंने कई जानवरों का नरसंहार किया और नए जानवर उभरते रहे।
कभी कभी उनके शरीर डर के कारण काम करना बंद कर देते थे और वे मारे जाते थे, लेकिन काई उन्हें पुनर्जीवित कर देता था। वे न जाने कितनी देर तक जानवरों से लड़ते रहे और तब तक लड़ते रहे जब तक उनके शरीर से डर नहीं निकल गया। उन्होंने अपने शारीरिक कौशल और मौलिक नियंत्रण को अपनी सीमा तक प्रशिक्षित किया, जब तक कि वे अंततः अपनी सीमा तक पहुंचने के बाद दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गए। आप सभी बिना किसी पोषण के 10 दिनों तक जीवित रहे। मरने वालों की कुल संख्या 46 थी, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपका शरीर अब डर से पीछे नहीं हटता और आप अन्य किसानों की तुलना में बहुत तेजी से चीज़ों को संसाधित कर सकते हैं। मुझे गर्व है आप में से, काई ने मुस्कुराते हुए कहा और उनके शरीर को पूरी तरह से पोषित किया। आप सभी ने मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया और आप सभी इसके लिए पुरस्कार के पात्र हैं। उन्होंने अपने पेंडेंट से 21 तलवारें निकालते हुए जोड़ा। वे सभी निम्न स्तरीय दैवीय श्रेणी के हथियार थे और जब शिष्यों ने काई को अपने सामने तलवारें बिछाते हुए देखा तो उनकी सांसें थम गईं। उन्हें उठाओ मेरे शिष्यों, उसके शब्दों ने उन्हें उनके आश्चर्य से बाहर निकाला और वे सभी उसके सामने घुटने टेक दिए। जैसे ही उन्होंने अपनी तलवारें उठाईं, उसने उन्हें खड़े होने का इशारा किया। वास्तव में वह उन्हें शिखर स्तर की अमर श्रेणी के खजाने देना चाहते थे, लेकिन वे इस दुनिया में मौजूद नहीं थे और शिष्य किसी भी तरह उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी खेती कम थी। इसके अलावा निम्न स्तरीय दिव्य श्रेणी के खजाने अच्छे थे क्योंकि वे आसानी से उनका उपयोग कर सकते थे, भले ही वे अत्यंत दुर्लभ थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी उनसे खजाने के बारे में पूछेगा, और अगर कोई उनसे पूछेगा तो वह उनके सामने ना कह देंगे। इसके अलावा अगर किसी ने शिष्यों से तलवार चुराने की कोशिश की तो एक गठन काई को इसके बारे में बताएगा और वह टेलीपोर्ट करके चोर को आसानी से पकड़ने में सक्षम होगा। यह एक जीत जीत की स्थिति थी। तुम्हारे शारीरिक प्रशिक्षण के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ। हालांकि मैं अभी भी तुम्हारी मानसिकता को किसी भी इंसान की समझ से परे मजबूत कर सकता हूँ। उन्होंने साधना मुद्रा में बैठते हुए कहा। जब वे सभी साधना मुद्रा में बैठे तो उन्होंने दूसरों को अपने पीछे आने का इशारा किया। शिष्यों के मन में प्रवेश करते ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। हम कहाँ हैं? नेजुको ने पूछा, क्योंकि शिष्य इस समय एक अंधेरी जगह में थे और काई का कोई निशान नहीं था। हम जहाँ भी हों, निश्चित रूप से अंधेरा है, यूई ने टिप्पणी की, क्योंकि वह अंधेरे में कुछ भी देखने में सक्षम नहीं थी। फिलहाल हम आपके दिमाग के अंदर हैं क्योंकि मैंने उन्हें एक साथ जोड़ दिया है। आप यहाँ अपने सबसे बुरे डर का सामना करेंगे और आपको उनसे लड़ना होगा। आप इसे मुक्का नहीं मार सकते, इसे छू नहीं सकते, इससे दूर भाग नहीं सकते या इसके सामने अपनी आंखें भी बंद नहीं कर सकते। आपको यहाँ अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा और उसके बाद आप एक बिल्कुल अलग व्यक्ति के रूप में उभरेंगे, काई ने अचानक कहा और वह शिष्यों के पीछे आ गया। उसने सभी को अंधेरे के बाहर टेलीपोर्ट किया, नेजुको को छोड़कर सभी को, जो काई के साथ अकेला रह गया था। आप अपने डर का सामना करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। याद रखें, आप जो कुछ भी देखते या सुनते हैं, मैं आप पर नज़र रखने के लिए यहाँ रहूँगा ताकि आप आसानी से अपने डर का सामना कर सकें। याद रखें, आप इसे केवल तभी हरा सकते हैं जब आप इसका सामना करें। आगे बढ़ो और इसका समाधान करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, इसलिए आश्वस्त रहो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। शुभकामनाएं, काई ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए उसे प्रेरित किया। जैसे ही नेजुको ने खुद को मजबूत किया तो अंधेरा उसके चारों ओर घूमने लगा। काई के भाषण से उसे बहुत प्रेरणा मिली और उसे विश्वास हो गया कि वह अपने डर का सामना करने में सक्षम होगी। लेकिन जब उसका सबसे गहरा डर उसके सामने आया तो वह डर के मारे केवल चिल्ला ही सकी। नेजुको का शरीर अचानक पानी में फेंक दिया गया। सांस लेने में कठिनाई होने पर वह डूबने लगी। उसने ऊपर की ओर तैरने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करती उतनी ही तेजी से वह डूब जाती। वह मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। काई उसे विचारशील अभिव्यक्ति के साथ अपने डर से निपटते हुए देख रही थी। एक सामान्य व्यक्ति को ऐसा लगेगा मानो नेजुको का सबसे गहरा डर डूबने का होगा, लेकिन वास्तव में इसमें अधिक जटिल अर्थ निहित है। इसका मतलब ये हो सकता है कि वह बिना किसी के पास हुए मरने से डरती थी या ऐसी निरर्थक मौत से डरती थी जहां कोई उसे याद नहीं करेगा। इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन काई को नहीं पता था कि यह क्या हो सकता है। मन और आत्मा ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह भी समझ नहीं सका। लेकिन जिस बात में उसकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी वह ये थी कि नेजुको अपने डर पर कैसे काबू पाएगी। कई मिनटों के संघर्ष के बाद नेजुको शांत हो गई और अपनी आंखें बंद करके साधना मुद्रा में बैठ गई। उसने खुद को शांति से डूबने दिया, जैसे कि उसने इसे स्वीकार कर लिया हो। हालांकि वह डूबने की बजाय ऊपर उठने लगी और जल्द ही नदी से बाहर आ गई। वह नहीं जानता था कि उसने अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या किया। नेजुको के अलावा कोई नहीं समझ सका कि उसने अपने गहरे डर पर कैसे काबू पाया। काई को देखते ही वह खुशी से उछल पड़ी। अन्य शिष्यों को बुलाने से पहले उसने उसे मुस्कुरा दिया। उनमें से कई लोगों को एक ही तरह का डर था, जैसे ऊंचाई से डरना, जिंदा जला दिया जाना, बलात्कार किया जाना, जो कि अब तक की सबसे बुरी बात थी और किसी महिला के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
हालांकि सबसे अनोखा और गहरा डर यूई का था, जिसकी काई ने उस शरारती लड़की से उम्मीद नहीं की थी। वह एक अंधेरी जगह पर थी जो मीलों तक फैली हुई थी। वह कुछ भी बोल, देख या सुन नहीं सकती थी और एक गेंद की तरह सिमट गई थी। इस डर का मतलब एकदम साफ था, परित्याग और अकेलापन। परित्याग, जिसका अर्थ है कि हर कोई आपको अकेले मरने के लिए छोड़ देता है और आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जहां तक अकेलेपन की बात है तो ये किसी से पूछताछ करने का सबसे प्रभावी तरीका था। उन्हें महीनों तक किसी भी मानवीय संपर्क से वंचित रखें और वे आपको कुछ भी बताएंगे। यूई लगभग आधे घंटे तक सिकुड़ी रही और हिलने का कोई संकेत नहीं दिखा। काई को लगा कि मामला बहुत आगे बढ़ गया है। वह उसकी ओर बढ़ने लगी। यूई के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे कि पूर्ण अंधकार में प्रकाश की एक चिंगारी प्रकट हुई हो। जब उसने काई के सुंदर चेहरे को देखा तो धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वह धीरे धीरे झुका और उसे राजकुमारी शैली में उठाया जबकि वह लगातार उसके चेहरे को देखती रही। आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो आपकी परवाह करते हैं और उनमें मैं भी शामिल हूं। हर कोई अकेलापन महसूस करता है, कभी कभी मुझे भी अकेलापन महसूस होता है। लेकिन जब आप चारों ओर देखते हैं तो आप देखेंगे कि आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जो आप पर ध्यान देते हैं। जब वह धीरे धीरे ठीक होने लगी तो उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा। जैसे ही काई ने उसे धीरे से नीचे उतारा, उसका चेहरा भी अपनी ट्रेडमार्क शरारती मुस्कान से चमक उठा। उसके बाद वह शिष्यों के संयुक्त दिमाग से बाहर निकल गए और वे सभी उनके गठन के अंदर जाग गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रतियोगिता शुरू होने में केवल एक ही दिन बचा है। आप सभी कल शाम तक आराम करेंगे और फिर मैं सभी को टूर्नामेंट के निवास स्थान पर टेलीपोर्ट कर दूंगा। अभी के लिए चलो संप्रदाय पर वापस चलते हैं। काई ने उन्हें बताया क्योंकि उसने उन्हें संप्रदाय में वापस भेज दिया था। शिष्यों ने उनसे विदा ली और अपने घर लौट गए। इसके बाद काई रियांग से मिलने गया। मैंने अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के अनुसार शिष्यों को तैयार किया है। उन्हें टूर्नामेंट में तेजी लाने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि अन्य संप्रदायों का स्तर निम्न होगा, लेकिन उन्हें अन्य दो महान संप्रदायों के मुकाबले थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। उसने आह भरते हुए उससे कहा, मैं आपको ये बताना भूल गया कि 4 महान परिवार और शाही परिवार भी टूर्नामेंट में भाग लेंगे और इसमें व्हाइट टाइगर का वर्तमान मेजबान भी शामिल है। जैसे ही काई सोचने लगी उसने कहा, शिष्यों को महान परिवारों के खिलाफ कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनके मानक बहुत ऊंचे हैं। मुझे लगता है कि मुझे मारियल और मिया को भाग लेने के लिए कहना होगा। रियान के भ्रमित होने पर उसने आह भरी। आप भाग नहीं लेंगे? उसने सिर हिलाते हुए पूछा। अगर मैंने टूर्नामेंट में भाग लिया तो मैं इसे अकेले ही जीतूंगा। और इसके अलावा मुझे कुछ रहस्यों को सुलझाना है। उसने उसे सच बताया। वह इस दुनिया में मिया के अतीत के बारे में जानना चाहता था और वह इतनी बेजान क्यों थी जबकि बाकी सदस्यों की आधी आत्माएं उसके साथ थीं। और वह ये भी पता लगाता है कि जब वह एक ज़ोंबी की तरह घूम रही थी तो उसकी देखभाल किसने की थी। संप्रदाय के सभी लोगों को कल प्रांगण के आसपास इकट्ठा होने के लिए कहो। मैं हमेशा ही राजधानी में टेलीपोर्ट करूंगा जहां टूर्नामेंट होगा। उसने रियान को अलविदा कहा और गायब हो गया। अपने घर लौटने के बजाय वह वतनबे और कियाना का हालचाल लेने चला गया। काई शाही महल के सामने प्रकट हुआ और उसने वतनबे और कियाना को खोजने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग किया। उन्होंने वतनबे को एक गुफा के अंदर महसूस किया और स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के 8वें चरण में कोई उनके साथ था। जब उसने गुफा में टेलीपोर्ट किया तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वहां दूसरा व्यक्ति कियाना था। आपने इतनी जल्दी अपनी खेती कैसे बढ़ा ली? काई ने पूछा और उसकी आवाज़ सुनकर दोनों महिलाएं आश्चर्य से उछल पड़ीं। आप हमेशा बिना किसी चेतावनी के सामने आ जाते हैं। वतनबे ने जैसे ही देखा तो शिकायत की कि बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि काई है। मेरे सवाल का जवाब दो, उसने कियाना को घूरते हुए कहा। कियाना ने वतनबे की ओर देखा जिसने सिर हिलाया। कियाना की फटी हुई पुतलियों वाली बिजली जैसी पीली आंखें अचानक चमकने लगीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चारों ओर एक शुद्ध सफ़ेद बाघ दिखाई दिया। उसने अपने शरीर को पूरी तरह से उसके चारों ओर लपेट लिया और बैठ गया। सफ़ेद बाघ, काई ने बाघ के शुद्ध सफ़ेद फर को घूरते हुए कहा। रुको, शुद्ध सफ़ेद फर? सफ़ेद बाघ काले और सफ़ेद रंग का मिश्रण था, तो उसके सामने वाले बाघ के बाल केवल सफ़ेद क्यों थे? मैं मारियल को यहाँ लाऊंगा, उसने कहा जैसे वह अचानक गायब हो गया। वह संप्रदाय में अपने घर वापस आया और उसने तुरंत मारियल को उठाया और कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। हम कहाँ हैं? मैरियल ने काई से पूछा जब उसने 2 महिलाओं को अपने सामने खड़ा देखा। जहाँ तक कियाना और वतनबे की बात है, जब उन्होंने मारियल की शक्ल को देखा तो उनके होश उड़ गए। उसके कपड़े और बिल्ली जैसी आंखें इतनी चुभ रही थीं कि अवाक रह गए। उसे ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? कियाना और वतनबे दोनों ने एक ही समय में सोचा जब मारियल ने कियाना के पैरों के पास बैठे शुद्ध सफ़ेद बाघ को देखा। एक शुद्ध सफ़ेद बाघ? उसने कियाना की ओर देखते हुए पूछा।
क्या आप जानते हैं कि वह बाघ पूरी तरह से सफ़ेद क्यों है, और यदि कियाना यहाँ सफ़ेद बाघ का मेजबान है तो किसी अन्य व्यक्ति के पास सफ़ेद बाघ कैसे है? जब मारियल बाघ को थपथपाने के लिए घुटनों के बल बैठी तो काई ने पूछा। जब मैरियल ने धीरे धीरे उसके बालों को रगड़ा तो वह मूंदने लगी और कुछ मिनटों के बाद वह खड़ी हो गई। एक बिजली की आत्मा आमतौर पर दो प्रकार की आत्माओं से बनी होती है, एक पानी और एक हवा, जो बिजली के लिए आवश्यक हैं। सफ़ेद बाघ भी दो प्रकार की आत्माओं से बना होता है और इसीलिए इसका शरीर बना होता है दो तरह के रंग। लेकिन अगर दो आत्माएं टकराएं तो क्या होगा? जब काई ने इसके बारे में सोचा तो मारियल ने पूछा। वे अलग हो जाएंगे, क्योंकि सफ़ेद बाघ तभी बनता है जब दो अलग अलग आत्माएं पूर्ण सामंजस्य में होती हैं। यदि उनकी राय अलग अलग होती है तो वे अंततः अपने मूल स्वरूप में या इस क्षेत्र के कानून के अनुसार एक सफ़ेद बाघ और काले बाघ में वापस आ जाएंगे, काई ने अंततः कहा जब मारियल ने सिर हिलाया। जहां तक वतनबे और कियाना की बात है, वे केवल सिर हिला सकते थे क्योंकि वे सफ़ेद बाघ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। वे आश्चर्यचकित थे कि काई और मारियल को इसके बारे में इतना कैसे पता था। वातानाबे, ब्लैक टाइगर टूर्नामेंट क्यों मनाया जाता है? काई ने अचानक पूछा। ये सफ़ेद बाघ द्वारा जहाज ढूंढने के सम्मान में मनाया जाता है। वतनबे ने भ्रमित स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि उसे लगा कि काई को ये पहले से ही पता था। मुझे सवाल दोबारा कहने दीजिए। टूर्नामेंट को व्हाइट टाइगर टूर्नामेंट के बजाय ब्लैक टाइगर टूर्नामेंट क्यों कहा जाता है, जबकि यह व्हाइट टाइगर के सम्मान में मनाया जाता है? उसने फिर पूछा और वतनबे सोचने लगा। मुझे नहीं पता। ये टूर्नामेंट कई सदियों से चल रहा है और शाही परिवार की परंपरा रही है। मुझे नहीं पता कि इसे ब्लैक टाइगर टूर्नामेंट क्यों कहा जाता है। जैसे ही काई ने सोचना शुरू किया, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। सफ़ेद बाघ दो भागों में विभाजित हो जाता है और एक शुद्ध सफ़ेद और शुद्ध काला बाघ बन जाता है। दोनों बाघ एक मेज़बान चुनते हैं और कियाना उनमें से एक थी। लेकिन आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली के कारण उसकी आत्मा उस मूंछ वाले आदमी की आत्मा से जबरदस्ती बंधी हुई थी और इससे सफ़ेद बाघ सामने नहीं आ सका। प्रत्येक आत्मा स्वयं को अपने मेजबान की आत्मा से बांध लेती है और चूंकि आपकी आत्मा पर कब्जा कर लिया गया था, इसलिए शुद्ध सफ़ेद बाघ कुछ नहीं कर सका। लेकिन जब आप गोली के प्रभाव से मुक्त हो गए तो शुद्ध सफ़ेद बाघ वापस आ गया और इसकी वजह से आपकी खेती में भारी उछाल आया। काई ने तब निष्कर्ष निकाला जब वहां मौजूद सभी लोगों ने सिर हिलाया। मैं मूल रूप से वर्मिलियन पक्षी से बंधा हुआ था, लेकिन मैं स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के तीसरे चरण तक ही पहुंच पाया, भले ही शुरुआत से ही मेरे साथ पक्षी था। लेकिन यहाँ वह कुछ ही दिनों में एक पूरे क्षेत्र को छोड़ने में कामयाब रही। कैसे? मारियल ने एक आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से काई से पूछा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अन्य दो ये सुने कि वह एक मेजबान थी, क्योंकि इससे उन्हें निर्विवाद रूप से पता चल जाएगा कि वह दूसरे महाद्वीप से थी। इसका कारण यह है कि शुद्ध सफ़ेद बाघ काफ़ी समय तक अपने आप में था, लेकिन चूंकि उसने कियाना को अपने मेजबान के रूप में चुना, इसलिए आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली के पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखाने से पहले उसने अपनी आत्मा के एक बहुत छोटे हिस्से को अपनी आत्मा से बांध लिया। उसके कारण कियाना को इससे छोटे लाभ प्राप्त हुए, लेकिन उसने जो भी खेती की वह शुद्ध सफ़ेद बाघ के भीतर संग्रहित थी। इसके जारी होने पर इसने वह सारी खेती उसे वापस दे दी, और चूंकि उसने एक बार मेरे साथ खेती की थी, अब वह स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के 8वें चरण में है। बहुत लंबी जानकारी डंप करने के बाद काई ने शुद्ध सफ़ेद बाघ को देखा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ करने से ज़्यादा बोल रहा हूँ, और चूंकि मैं इस दुनिया में मिया के अतीत के बारे में जानने के लिए दूर जा रहा हूँ, इसलिए शायद मैं टूर्नामेंट में भी नहीं रहूँगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसने आह भरते हुए सोचा। चलो संप्रदाय पर वापस चलते हैं, हमारे पास तैयारी के लिए अभी भी एक दिन है, काई ने कहा जब वतनबे ने धीरे से अपना हाथ उठाया। इस गुफा के अंदर समय अलग अलग तरह से गुजरता है। बाहरी दुनिया में एक दिन पहले ही बीत चुका है और स्वागत समारोह 1 घंटे में शुरू होना चाहिए, उसने अजीब ढंग से कहा, और काई ने निराशा में आह भरी। ठीक है, चलो वापस चलें और सभी को यहाँ ले आएं, उन्होंने मैरियल से कहा जब वे संप्रदाय के प्रांगण में वापस टेलीपोर्ट हो गए। रियांग और बड़े मिन शिष्यों की व्यवस्था कर रहे थे, जबकि मिया भीड़ से अलग खड़ी थी। काई और मारियल को देखकर उसने उन पर अपनी भौहें उठाईं। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, मैरियल ने कहा कि वह मिया से बात करने के लिए चली गई, जबकि काई रियांग के पास खड़ी हो गई। क्या हर कोई तैयार है? काई ने पूछा और रियांग ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, सुनो सब लोग, चूंकि आप सभी पहली बार टेलीपोर्टिंग कर रहे होंगे, आपको चक्कर आ सकता है और यह बिल्कुल सामान्य है। आप उल्टी कर सकते हैं जो पूरी तरह से सामान्य है, और यदि आप बेहद कमज़ोर हैं तो आपको खांसी के साथ खून भी आ सकता है, जो फिर से है पूरी तरह से सामान्य, काई ने समझाया, क्योंकि शिष्य हतप्रभ थे। हालांकि उनके पास कुछ भी बोलने का समय नहीं था, क्योंकि काई का शरीर चमकने लगा था। गायब होते ही चमक ने सभी को एक अजीब सी रोशनी से नहला दिया। काई ने उन्हें सीधे शहर के अंदर टेलीपोर्ट करने के बजाय शाही राजधानी के प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्ट किया।
प्रवेश द्वार पर गार्डों का एक समूह खड़ा था और उनमें से एक के पास एक चेकलिस्ट थी। वहां हरे वस्त्र पहने हुए लोगों का एक समूह खड़ा था। साधना का उच्चतम स्तर नरक आत्मा क्षेत्र के 10वें चरण में था और सबसे निचला स्तर आकाश आत्मा क्षेत्र के 10वें चरण में था। बागे पर तलवार और ढाल बनी हुई थी। असीम हथियार संप्रदाय। काई ने लोगों के समूह के पास जाते हुए मनोरंजन के साथ सोचा। जब चेकलिस्ट रखने वाले गार्ड ने उसे देखा तो उसने काई को वहीं रोक दिया जहां वह था। क्षमा करें सर, टूर्नामेंट के लिए केवल संप्रदायों और अन्य 4 महान परिवारों के लोगों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति है, गार्ड ने विनम्रता से कहा, क्योंकि उसे ऐसा करने का निर्देश दिया गया था। ओह, मैं कोई सामान्य आदमी नहीं हूं, काई ने कहा जैसे ही उसका कोट संप्रदाय गुरु के वस्त्र में बदल गया। गार्ड ने वस्त्र देखकर हौंफना शुरू कर दिया और थोड़ा सा झुक गया क्योंकि वह काई से किसी भी ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम नहीं था, जिसका अर्थ था कि काई के पास गार्ड की तुलना में अधिक खेती थी। तो अफवाहें सच हैं, जुनजुन ने रेड फ्लावर संप्रदाय के साथ ब्लू मून संप्रदाय पर हमला किया था। और मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप काई हैं, खजाने वाला आदमी। 10वें चरण के नरक आत्मा क्षेत्र के कृषक, असीम हथियार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु, ने मनोरंजन में काई से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर वह काई के थोड़ा करीब आया और धीरे से फुसफुसाया, उन खजानों का ख्याल रखें अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। जब काई उसे देखकर मुस्कुराई तो वह आदमी क्रूर स्वर में फुसफुसाया, ऐसी दुर्घटना। काई ने उस आदमी का पैर कुचलते हुए कहा। वह आदमी पीड़ा से चिल्लाया क्योंकि उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। असीम हथियार संप्रदाय के सदस्यों, ब्लू मून संप्रदाय के शिष्यों और गार्डों ने एक साथ अपनी खेती जारी की क्योंकि उन्हें विश्वास था कि लड़ाई होने वाली थी। आप सब अति प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उसका पैर टूट गया है, काई ने उस आदमी के पैर को ठीक करने के लिए अपनी उंगलियां चटकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उस आदमी के चेहरे पर अविश्वास का भाव छा गया क्योंकि उसे लगा कि उसके पैर की हड्डियां ठीक हो रही हैं। आपने वह कैसे किया? उसने काई पर चिल्लाया, जो अपने संप्रदाय के साथ शहर में प्रवेश करने के लिए मुड़ा। बस शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा पूरा शरीर नहीं तोड़ा, वरना तुम्हें एक साथ 206 हड्डियां टूटने का दर्द महसूस होता, काई ने जवाब दिया और वह आदमी कांप उठा। ब्लू मून संप्रदाय ने तब शाही राजधानी में प्रवेश किया जब मारियल और मिया ने काई के साथ चलना शुरू किया। तो वह शाही महल है, कई शिष्यों ने कहा क्योंकि वे पहली बार शाही महल देख रहे थे। दक्षिणी महाद्वीप की शाही राजधानी के विपरीत, जहां शाही महल शहर के मध्य में स्थित था, पश्चिमी महाद्वीप का शाही महल शहर के उत्तर में स्थित था। दक्षिणी महाद्वीप पर मेरा महल लगभग इस महल जितना ही बड़ा था, मारियल ने महल को देखते हुए टिप्पणी की, जबकि मिया ने चीखते हुए कहा, बर्फ का महल इस महल से लगभग 4 गुना बड़ा है। उसने अपने महल के बारे में सोचते हुए कहा। भले ही मिया ने एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार किया, शायद पूरी तरह से सामान्य व्यक्ति नहीं, लेकिन फिर भी वह बर्फ के राज्य में एक राजकुमारी थी और यही कारण है कि उसके सामने का महल उसे काफी छोटा लगा। लेकिन उसने ये बात गलत इंसान से कही थी। आत्मा की दुनिया में मेरा महल भी इस महल से 4 गुना बड़ा है, मैरियल ने मनोरंजन में उत्तर दिया। अग्नि आत्माओं की स्वामिनी होने के कारण उसका अपना एक महल भी था। लेकिन अपने महल के बारे में शेखी बघारने के बजाय, दोनों लड़कियों ने अपने महल की गुणवत्ता और वहां काम करने वाले लोगों या मारियल के मामले में आत्माओं के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब दोनों लड़कियां बातचीत करती रहीं तो काई रियांग से बात करने के लिए पीछे हट गई। आप महल से प्रभावित नहीं लगते, उसने रियांग की उबी हुई अभिव्यक्ति पर नजर डालते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ब्लू मून संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के रूप में मैंने इस जगह का कई बार दौरा किया है। महल केवल पहली और दूसरी बार ही अच्छा दिखता है और उसके बाद यह एक बड़ी इमारत जैसा दिखता है। जब उसने होटल ढूंढने के लिए इधर उधर देखा तो उसने टिप्पणी की, अरे होटल की चिंता मत करो, चलो सबसे शानदार होटल में चलते हैं। काई ने शिष्यों को एक होटल की ओर ले जाते हुए कहा, जो शाही महल के लघु संस्करण जैसा दिखता था। चलो यहीं रुकें, उन्होंने रियांग और शिष्यों से कहा, जो सदमे में हौंफने लगे। सर, हम 4 महान परिवारों के अलावा किसी को भी नहीं लेते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने काई को बताया तो उसने भौहें सिकोड़ लीं। और ऐसा क्यों है? उसने पूछा। क्योंकि केवल वे ही लोग हैं जो यहाँ रहना बर्दाश्त कर सकते हैं, काई के हंसने पर रिसेप्शनिस्ट ने उत्तर दिया। कीमत क्या है? उसने पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ लीं। यदि आप टूर्नामेंट समाप्त होने तक यहाँ रह रहे हैं तो 6 लाख स्पिरिट स्टोन। जब शिष्य होटल से बाहर निकलने के लिए इधर उधर जाने लगे तो रिसेप्शनिस्ट ने काई को बताया क्योंकि उन्हें लगा कि संप्रदाय के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। ठीक है, अगर पूरा होटल हमारा होगा तो यहाँ 2 मिलियन स्पिरिट पत्थर हैं, काई ने कहा और उसने लापरवाही से रिसेप्शनिस्ट की ओर 2 अंगूठियां फेंक दी, जो हैरान रह गई। उसने अंतरिक्ष छल्लों की सामग्री की जांच की और हौंफते हुए उन्हें गिरा दिया। उसने कांपते हाथों से उन्हें उठाया और थोड़ा डर के साथ काई की ओर देखा। पूरा एच होटल आपका है सर,
रिसेप्शनिस्ट ने झुककर ब्लू मून संप्रदाय को आश्चर्यचकित कर दिया और वह अंदर चला गया। तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुमने इसे किस लिए फेंक दिया? कुछ दिनों के लिए होटल में रहना। रियांग ने मुस्कुराते हुए अविश्वास से काई से पूछा। वह मेरी संपत्ति का 0.01% भी नहीं था। जब वह शिष्यों की ओर देखने के लिए मुड़ा तो उसने उससे कहा, आप सभी अपने लिए एक कमरा चुन सकते हैं और अपना सामान वहां रख सकते हैं। हम ठीक 1 घंटे में होटल की लॉबी में मिलेंगे और हम समारोह के लिए रवाना होंगे। काई ने शिष्यों को बताया और उन्होंने सिर हिलाया और तितर बितर हो गए। मैं मिया और मारियल के साथ एक कमरे में रहूंगा और 1 घंटे के बाद आपसे मिलूंगा, उसने रियांग से कहा जब वह मारियल और मिया के साथ गायब हो गया। कौन है ये? कमरा चुनने से पहले रियांग ने मन ही मन बुदबुदाया। वहीं तीनों ने होटल का सबसे बड़ा कमरा चुना। आप जानते हैं, हमें खेती करते हुए बहुत लंबा समय हो गया है, मैरियल ने मोहक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन इससे पहले कि काई जवाब दे पाता, किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। आप क्या चाहते हैं? काई ने अपने कमरे के बाहर खड़े रिसेप्शनिस्ट की ओर देखते हुए नाराज स्वर में पूछा। 4 महान परिवारों में से कुराहा परिवार होटल की लॉबी में इंतजार कर रहा है और वे आपसे बात करना चाहते हैं। काई के आह भरते ही रिसेप्शनिस्ट ने घबराते हुए कहा। जिस तरह से आगे होटल की लॉबी में प्रवेश करते ही उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से कहा, कुराहा परिवार की पूर्वज पूरे परिवार के सामने खड़ी थीं और वह खुश नहीं दिख रही थीं। तो आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने नकली स्पिरिट स्टोन बनाए, उसने कहा और अपनी जगह से हट गई। उसकी मुट्ठी काई को मुक्का मारने के लिए उठी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने मुक्का मारने के लिए गलत व्यक्ति को चुना। जैसे ही काई ने अपना हाथ उठाया और कुराहा परिवार के पूर्वज के आने वाले मुक्के की ओर अपनी उंगली बढ़ाई, उसके होंठ सिकुड़ गए। बाकी लोग सोच रहे थे कि काई की उंगली कुचली जाने वाली है, लेकिन वे जोर से हौंफने लगे क्योंकि काई की उंगली ने पूर्वज के मुक्के को रोक दिया था। आप कौन सी तरकीब अपना रहे हैं? उसने काई को पीछे धकेलने के लिए अपनी खेती का उपयोग करने की कोशिश करते हुए पूछा। ओह, मैं कोई चाल का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। आपने मुक्का मारने के लिए गलत व्यक्ति को चुना है, काई ने पूर्वज को अपनी उंगली से पीछे धकेलते हुए कहा। हर कोई भयभीत हो गया। पूर्वज अविश्वसनीय गति से वापस उड़ गया और होटल के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप सभी बाहर, काई ने कुराहा परिवार पर हाथ मारते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट के डर से चिल्लाने पर उन सभी को अचानक होटल से बाहर निकाल दिया गया। आप जब उसने होटल में प्रवेश करने की कोशिश की तो पूर्वज चिल्लाई, लेकिन इसके बजाय उसका शरीर एक बाधा से टकरा गया और वह वापस गिर गई। कृपया यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपना इतना अच्छा पक्ष नहीं दिखाऊंगा। कुराहा परिवार के पसीने छूटने पर काई ने मुस्कुराते हुए कहा। वे चुपचाप होटल से चले गए क्योंकि वे वहां रुकना नहीं चाहते थे और काई के बुरे पक्ष के बारे में जानना नहीं चाहते थे। अरे, क्या सभी महान परिवार यहीं रहते हैं? काई ने शेष 3 महान परिवारों के बारे में सोचते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछा। हाँ सर, वे सब यहीं रहते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने उत्तर दिया जबकि उसका शरीर कांपता रहा। लगता है मुझे कीटों को साफ करने के लिए यहीं इंतजार करना होगा। होटल से बाहर निकलते ही काई ने आह भरी, और जैसा उसने अनुमान लगाया था, दूसरा महान परिवार होटल के पास पहुंचा। आश्चर्य की बात यह है कि यह वो परिवार था। जैसे ही पूर्वज और परिवार के मुखिया ने काई को होटल के बाहर उबे हुए भाव के साथ खड़ा देखा, वे पीछे मुड़े और परिवार को ले गए। बाकी लोग भ्रमित हो गए, लेकिन जब उन्होंने काई को देखा तो वे भी पीछे मुड़कर भाग गए। वह एक स्मार्ट कदम था। काई ने वो परिवार को होटल से भागते हुए देखकर टिप्पणी की। लेकिन कुछ ही मिनटों के भीतर तीसरा और चौथा परिवार कहीं से बाहर आ गया। वे लू परिवार और दुरामोटो परिवार थे। क्षमा करें, लेकिन इस होटल पर मेरे संप्रदाय का कब्जा है। जैसे ही पूर्वज आगे बढ़े तो काई ने उनसे कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हम यहाँ आपसे बात करने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ होटल के मालिक से बात करने के लिए हैं। ओह, वह आ गया है, लू परिवार के पूर्वज ने कहा कि औपचारिक पोशाक पहने एक व्यक्ति आगे आया। आप सभी जानते हैं कि मैं केवल लोगों को यहाँ रहने की अनुमति देता हूँ यदि उनके पास पैसा है, और आप ये भी जानते हैं कि जो सबसे अधिक पैसा देता है उसे ही रहने का मौका मिलता है। उस आदमी ने कहा जैसे पूर्वजों ने सिर हिलाया। क्या आप हमारे लिए जांचने के लिए स्पेस रिंग लाए थे? ड्यूरामोटो परिवार के पूर्वज ने उस आदमी के आह भरते हुए पूछा। उसने एक स्पेस रिंग दुरामोटो परिवार के पूर्वज की ओर और एक लू परिवार के पूर्वज की ओर उछाली। इस अंगूठी में वास्तव में लाखों स्पिरिट स्टोन हैं, दोनों पूर्वजों ने एक ही समय में कहा और अविश्वास से काई की ओर देखा। उन्हें बाहर निकालो और हमें यहीं रहने दो, तुम 100 वर्षों तक हमारा अनुग्रह प्राप्त करोगे, दोनों पितरों ने एक साथ कहा। तो वह आदमी सोच में पड़ गया। अगर मैं उन्हें बाहर निकाल दूं तो मुझे 100 साल तक आपकी कृपा मिलेगी। सौदा करें, उस आदमी ने कहा जब काई ने उसे घूर कर देखा। और हम इन्हें रख रहे हैं, लू परिवार के पूर्वज ने अपने और दुरामोटो परिवार के पूर्वज के हाथ में मौजूद अंतरिक्ष छल्लों की ओर इशारा करते हुए कहा।
मैंने अच्छा बनने की कोशिश की थी और आप सभी की हत्या नहीं करने की कोशिश की थी, लेकिन ये खत्म हो गया। आपके पास उन अंगूठियों को मुझे लौटाने और फिर यहाँ से भाग जाने के लिए ठीक 1 मिनट का समय है, काई ने कहा और उसकी आंखें चमकने लगीं। उसके शरीर से शक्ति की तरंगें पर तरंगें निकलने लगीं और सभी के मस्तिष्क में एक ध्वनि गूंजने लगी। धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल बैठते ही वे सभी चिल्लाने लगे। लेकिन काई नहीं रुका क्योंकि उसने बिजली तरंगें उत्सर्जित करना जारी रखा। डोरामोटो और लू परिवार के पूर्वज को एहसास हुआ कि उन्होंने अभी अभी एक जानवर की नींद छोड़ी है। उन्होंने काई को अपना सिर झुकाया और अंगूठियां वापस उसकी ओर फेंक दीं। लेकिन वह फिर भी नहीं रुका। उसके शरीर से ऊर्जा की सबसे तेज लहर निकली क्योंकि कई पॉपिंग ध्वनियां सुनाई दीं। काई की शक्तियों और अंगों के कारण वहां मौजूद हर एक व्यक्ति विस्फोटित हो गया था और सड़कों पर खून भर गया था। फिर काई ने अपनी उंगलियां चटकाईं और सभी लोग जीवित हो गए। उसने उनकी मरने की यादें मिटा दी और दोबारा होटल में दाखिल हो गया। दोनों महान परिवार कांप उठे और वे किसी अन्य होटल की तलाश में चले गए। जहां तक काई की बात है, उसने ये देखकर गहरी सांस ली कि पूरा ब्लू मून संप्रदाय पहले से ही लॉबी में मौजूद था। चलो अखाड़े में चलते हैं, उन्होंने शाही महल के बगल में पूरे संप्रदाय को टेलीपोर्ट करते हुए कहा। वहां एक विशाल अखाड़ा था और अनेक संप्रदाय अखाड़े में प्रवेश कर रहे थे। हालांकि संप्रदाय 4 महान परिवारों और अन्य 2 महान संप्रदायों को विशेष महत्व दे रहे थे क्योंकि उन्होंने उनके आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया था। ये ब्लू मून संप्रदाय के लिए भी हुआ है और ब्लू मून संप्रदाय को देखकर वहां मौजूद लगभग सभी लोग हौंफने लगे। ब्लू मून संप्रदाय में लगभग 500 शिष्य थे, लेकिन उनमें से सभी महिलाएं थीं। संप्रदाय में मौजूद एकमात्र पुरुष सदस्य काय और बड़े मिन थे। वे लोग इन दोनों से ईर्ष्या करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि काय और मिन संप्रदाय में जिसे भी चाहते थे उसका आनंद लेते थे। जहां तक महिलाओं की बात है, कुछ को काय से इस बात पर घृणा थी कि उसने अपने लिए एक पूरा संप्रदाय बना लिया है, लेकिन कईयों को उसका रूप भी पसंद आया। कृपया उन 25 लोगों को सामने लाएं जो भाग लेंगे, पंजीकरण डेस्क पर मौजूद व्यक्ति ने काय को बताया, जिसने सभी को आगे आने का इशारा किया। इसके बाद वह गायब हो गया और कियाना को अपने साथ ले आया। कियाना को देखकर पंजीकरण डेस्क पर मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। ये खबर पूरी शाही राजधानी में फैल गई थी कि कियाना एक बहुत समय से खोई हुई राजकुमारी थी और जब उन्होंने उसे देखा तो वे सभी उसके सामने झुक गए। मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी उंगली छिदवाएं और अपना खून इस कटोरे में डालें, गार्ड ने कहा और सभी लोग वैसा ही करने लगे। शिष्य जरा भी नहीं हिले क्योंकि उन्होंने कटोरे में रक्त गिराने के लिए अपनी अंगुलियों को छेद दिया, जिसमें एक क्रिस्टल स्पष्ट तरल था। यद्यपि शिष्य उसमें अपना रक्त गिरा रहे थे, फिर भी द्रव क्रिस्टल बना रहा। अब मैरिल की बारी थी और उसने अपना खून बहाया और साफ हो गई। मिया का भी खून गिरा और वो भी साफ हो गई। लेकिन जब काई की बारी आई तो उसने बस अपनी उंगली चटकाई और सभी की यादों में हेरफेर किया ताकि उन सभी को लगे कि काई ने पहले ही परीक्षा पास कर ली है। अब बस ये जांचने के लिए अपनी साधना जारी करें कि आप सभी के पास इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आवश्यक साधना है, गार्ड ने कहा और शिष्यों ने सिर हिलाया। एक एक करके 21 शिष्यों में से प्रत्येक ने 10वें चरण की आकाश आत्मा क्षेत्र की साधना जारी की। उन्हें काय द्वारा निर्देश दिया गया था कि वे केवल आवश्यक खेती जारी करें ताकि वे बाद में अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित कर सकें। लेकिन मिया और मारियल दोनों ने 7वें चरण की नरक आत्मा क्षेत्र की खेती जारी कर दी क्योंकि गार्ड थोड़ा हौंफने लगा। कियाना की ओर बढ़ते हुए उसने 10वें चरण की नरक आत्मा की खेती जारी की। गार्ड ने सिर हिलाया क्योंकि उसने सोचा था कि चूंकि कियाना शाही परिवार का सदस्य था, इसलिए उससे ऐसी खेती की उम्मीद की जाती थी। जहां तक काय की बात है, जैसे ही सभी ने मैदान में प्रवेश किया, उसने 5वें चरण की नरक आत्मा क्षेत्र की खेती जारी की। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले संप्रदाय के गुरुओं और शिष्यों को अन्य संप्रदाय के गुरुओं और उनके दावेदारों के साथ मैदान में खड़ा होना चाहिए। रियांग ने काय को फुसफुसाते हुए संप्रदाय के बाकी लोगों को स्टैंड में जाने का इशारा किया। उसके बाद जैसे ही वतनबे हल्के से जमीन पर उतरे, एक जबरदस्त आभा ने पूरी जगह को ढक लिया। उसके नीले बाल 2 अलग अलग चोटियों में बंटे हुए थे और उसने छोटे क्रॉस के साथ एक खूबसूरत बैंगनी और सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी। उसने ड्रेस के नीचे गहरे नीले रंग की चड्डी पहनी हुई थी। वह बिल्कुल खूबसूरत थी। एक और ब्लैक टाइगर टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। हमारे पास 35 संप्रदाय, 4 महान परिवार और निश्चित रूप से शाही परिवार इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। लेकिन इस बार टूर्नामेंट में हत्या की अनुमति नहीं है और हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि कोई संप्रदाय जानबूझकर किसी विपरीत संप्रदाय के सदस्यों की हत्या करता है तो उन्हें 5 लाख स्पिरिट स्टोन का जुर्माना देना होगा, वातानाबे ने कहा क्योंकि दर्शक भ्रमित थे। टूर्नामेंट में हमेशा हत्या की अनुमति दी गई थी और उन्हें समझ नहीं आया कि इस साल इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। ये निश्चित रूप से काय के कारण था, लेकिन वह दंड के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास काफ़ी आश्चर्यजनक संपत्ति थी।
अब मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा जियान असाही टूर्नामेंट शुरू करे और मेरी बातों को ध्यान से याद रखे, हत्या की अनुमति नहीं है। उसने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा और अपनी खेती छोड़ दी, जिससे वहां मौजूद लगभग सभी लोग डर गए। वतनबे के जाते ही जियान असाही भीड़ के सामने आए। आखिरकार टूर्नामेंट शुरू होगा। जियान असाही एक दयालु दिखने वाला व्यक्ति था जिसके हल्के रंग के बाल थे, जो उसके शाही परिवार का हिस्सा होने का प्रतीक थे। दर्शकों के ताली बजाने पर वह संप्रदायों की ओर आगे आए। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है क्योंकि मेरी माँ पहले ही काफ़ी कुछ कह चुकी हैं। मुझे केवल इतना कहना है कि ब्लू मून संप्रदाय की हत्या करने की कोशिश के कारण रेड फ्लावर संप्रदाय को टूर्नामेंट में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसी बातें होंगी, नज़रअंदाज न किया जाए, इसलिए सावधान रहें। असाही ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा। वे वहीं चुपचाप बैठे रहे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। सौभाग्य से असाही उनसे दूर चला गया और एक निश्चित व्यक्ति को देखा जो उसके बगल में हवा में उड़ रहा था। आप में से बहुत से लोग उसे पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मैं उसका परिचय करा दूं। वह जियान यिन है, मेरी चचेरी बहन है और वह पहले भी 2 बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुकी है। तो बिना किसी देरी के आइए टूर्नामेंट शुरू करें। असाही ने कहा कि वह वापस एक ऊंचे मंच पर उड़ गया जहां वतनबे लापरवाही से कुछ शराब पी रहा था। अब मैं छुट्टी लूंगा। गायब होते समय काई ने रियांग से कहा, लेकिन गायब होने से पहले उसने मिया और मारियल को 2 आध्यात्मिक संदेश भेजे। मेरे चले जाने तक उनका ख्याल रखना। यदि वे इसे दुर्घटना का रूप देकर किसी को मारने की कोशिश करते हैं तो बस हरम चिन्ह का उपयोग करके मुझे बुलाएं। उसने मैरियल से कहा, लेकिन उसने मिया से कुछ अलग पूछा। उन डाकुओं का क्या हुआ जिन्होंने तुम्हें जंगल में पकड़ लिया था? उसने पूछा। उन्हें वहीं रहना चाहिए, मिया ने काई के चले जाने पर कहा। लेकिन हरम के निशान के बारे में सोचते ही उसके मन में एक सवाल पैदा हो गया। जब उन्हें पकड़ लिया गया और मार दिया गया तो उन्होंने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी? काई ने सोचा, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। हरम चिन्ह ने उसके हरम को किसी भी समय कहीं से भी खुद को कॉल करने की अनुमति दी और वह आसानी से उपस्थित होकर उनकी समस्याओं में मदद कर सकता था। लेकिन जब उन्हें दिव्य सम्राट और अन्य लोगों ने पकड़ लिया तो उन्होंने उसे एक बार भी नहीं बुलाया। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें दिव्य सम्राट और अन्य लोगों पर विजय पाने में सक्षम होना चाहिए था। काई ने फैसला किया कि वह मारियल और मिया से इस बारे में बाद में पूछेगा, क्योंकि उसने उस जंगल में टेलीपोर्ट किया था जहां मिया को पकड़ लिया गया था। उसने जंगल के चारों ओर देखना शुरू किया और उसे अपने लैंडिंग स्थल से लगभग 100 मीटर दूर एक रहने की जगह मिली। लेकिन इसे छोड़ दिया गया था और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय से वहां कोई नहीं रह रहा था। मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे पूरा जंगल छान मारना होगा। काई ने विशाल जंगल को देखने के लिए पेड़ों के ऊपर से उड़ते हुए आह भरी। मैदान में वापस आते समय मेजबान जियान यिन ने टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस टूर्नामेंट में 40 टीमें भाग ले रही हैं, जिसका अर्थ है कि यह 1 पर 1 होगी। प्रत्येक दिन 5 लड़ाइयाँ होंगी और प्रत्येक लड़ाई में 10 राउंड होंगे। प्रत्येक टीम एक एक करके 10 शिष्यों को भेजेगी और लड़ाई शुरू होगी तब तक चलते रहें जब तक एक पक्ष अपने शिष्यों को थका न दे। 9वें दिन केवल 20 टीमें ही रहेंगी, यिन ने कहा और उसने अपने हाथ के अंदर जाने के लिए छेद वाला एक धातु का बक्सा उठाया। इस बॉक्स में 40 पर्चियां हैं और आपके प्रतिद्वंद्वी को इसका उपयोग करके यादृच्छिक रूप से चुना जाएगा। इसलिए दिन के लिए हमारी पहली लड़ाई किसके बीच होगी? यिन रुकी और उसने धातु बॉक्स से एक पर्ची निकाली। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन, ब्लू मून संप्रदाय। उन्होंने तालियां बजाते हुए दर्शकों को पर्ची दिखाते हुए कहा। जैसे ही यिन ने एक और पर्ची निकाली, रियांग ने अपने हाथ एक साथ भींच लिए। और आज उनके प्रतिद्वंद्वी होंगे असीम हथियार संप्रदाय। जब भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उसने घोषणा की, 2 महान संप्रदायों के बीच लड़ाई। दर्शकों में से किसी ने कहा, लेकिन क्या उन पर हमला नहीं हुआ था और उन्होंने अपने आधे से अधिक सदस्यों को नहीं खोया था? दूसरे व्यक्ति ने पूछा। इसकी किसे परवाह है, चलो बस शो का आनंद लें। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि ब्लू मून संप्रदाय और असीम हथियार संप्रदाय को छोड़कर हर संप्रदाय ने मैदान छोड़ दिया है। इस वर्ष आपको व्यक्तिगत हथियारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। शाही परिवार आपको हथियार प्रदान करेगा। यिन ने कई हथियारों से भरी एक मेज की ओर इशारा करते हुए कहा। वे सभी निम्न स्तरीय दिव्य श्रेणी के हथियार थे। यह एक और नियम था जो काई के कारण जोड़ा गया था, क्योंकि वतनबे ने सोचा था कि वह टूर्नामेंट में भाग लेने वाले शिष्यों के साथ अपने खजाने को साझा करेंगे। वह सही थी, क्योंकि काई ने वास्तव में शिष्यों को कुछ दिव्य श्रेणी की तलवारें दीं। अरे मिया, मैं कुछ ज़्यादा ही बोर हो गया हूँ, मैरिल ने असीम हथियार संप्रदाय पर नज़र डालते हुए कहा। मैं भी, मिया ने उत्तर दिया, क्योंकि उसे कमोबेश अनुमान था कि मारियल क्या कह रही थी। ठीक है, चलिए एक राउंड जीतते हैं। जब वे दोनों रियांग तक गए तो मारियल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आराम करो, हम ये राउंड जीतने वाले हैं, मारियल ने कहा। और इससे पहले कि रियांग कुछ कह सके, मारियल अखाड़े के बीच में चला गया। तो मेरा प्रतिद्वंद्वी कौन होगा?
उसने अपने सामने शिष्यों की ओर देखते हुए पूछा। संप्रदाय मास्टर, क्या मैं जाकर उस लड़की को खत्म कर सकता हूँ? एक शिष्य ने असीम हथियार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु से पूछा और उसने सिर हिलाया। याद रखें, उसे अपमानित करना सुनिश्चित करें। शिष्य के आगे बढ़ते ही संप्रदाय गुरु फुसफुसाए। संप्रदाय गुरु काई द्वारा उसके पैर को कुचलने और उसका अपमान करने के बारे में नहीं भूला था, इसलिए वह मारियल को अपमानित करके ब्लू मून संप्रदाय को अपमानित करना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसने अपमानित करने के लिए गलत व्यक्ति को चुना। असीम हथियार संप्रदाय के शिष्यों को चीर दो। शिष्य ने जाकर एक तलवार उठाए और वासना भरी दृष्टि से मारियल के शरीर की ओर देखा। ये किसी के लिए भी स्पष्ट था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन मैरियल एक शुद्ध युवती की तरह उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन वह अंदर ही अंदर हंस रही थी। कृपया शुरू करें, यिन ने कहा जैसे ही मारियल और शिष्य दोनों ने स्थिति संभाली। इशारा मिलते ही शिष्य मारियल की ओर बढ़ा और अपनी तलवार उसके शरीर की ओर घुमा दी। लेकिन वह बस हंस पड़ी और उसने अपनी उंगली से तलवार पकड़ ली और ब्लेड को तोड़ दिया, क्योंकि शिष्य हैरान चेहरे के साथ पीछे की ओर जाने लगा। तुम्हारे आत्मसंतुष्ट देखो को अब क्या हुआ, मैरियल ने कहा और उसके हाथ बैंगनी रंग की लपटों से जलने लगे। उसने आग इकट्ठी की और उसका उपयोग करके एक विशाल पूर्वी ड्रैगन बनाया। दर्शक भयभीत हो गए क्योंकि शिष्य पर हमला करने से पहले अजगर हवा में घूम रहा था। अजगर से खुद को बचाने के लिए मैदान के चारों ओर दौड़ते समय वह डर के मारे चिल्लाने लगा, मेरी सहायता करो। वह चिल्लाया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि वे सभी इस दृश्य से मंत्रमुग्ध थे। अजगर अंततः शिष्य के पास पहुंच गया और उसे पूरी तरह से आग की लपटों में घेर लिया और शिष्य चिल्लाते हुए मर गया। और अगर आप मुझे अपमानित करने की कोशिश करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ड्रैगन के गायब होते ही मारियल ने कहा, ओह, और यहाँ ठीक है। मैरियल ने यिन की ओर एक अंतरिक्ष छल्ला उछालते हुए कहा। जैसे ही यिन ने अंतरिक्ष रिंग के अंदर देखा, उसका शरीर कांपने लगा। इसमें ठीक 5 लाख स्पिरिट स्टोन हैं, उसने कहा, और पूरी जगह शांति में डूब गई। मारियल खामोशी देखकर बस हंस पड़ी और उसने 10 और अंगूठियां निकाली, जिनमें से प्रत्येक में 5 लाख स्पिरिट स्टोन थे। उसने काई से ये अंगूठियां मांगी थीं ताकि वह उसे परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से मार सके। अगला कौन है? मैरियल ने अंगूठियां एक हाथ से दूसरे हाथ में फेंकते हुए पूछा। तुम जाओ और उसे मार डालो, असीम हथियार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने अपने सबसे अच्छे शिष्य से कहा। असीम हथियार संप्रदाय का कथित नंबर 1 शिष्य मारियल से लड़ने चला गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने एक साहसिक कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गया। यार, तुम इतने दयनीय हो कि मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता। तो इसके बजाय चलो बस तुम्हारी खेती और मर्दानगी को खत्म करने पर विचार करें। मारियल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसे याद आया कि उसके सामने वाला आदमी चोट लगने के दौरान उसके शरीर को घूर रहा था और उसने उसके सामने उसे रगड़ा भी था। ऐसा नहीं था कि वह एक सामान्य 17 वर्षीय लड़की की तरह इससे शर्मिंदा थी होगा। इसके बजाय वह उस युवा लड़के के साहस से प्रभावित हुई जब उसने उसके सामने अपना डिक रगड़ा। तो इस वजह से उसने उसकी जान बख्श देने का फैसला किया। इससे शिष्य इतना घबरा गया कि वह नितंब के बल गिर पड़ा। मारियल ने शिष्य के शरीर को अपनी लपटों से जला दिया, क्योंकि उसके कपड़े जल गए और उसकी खेती नष्ट हो गई। ओह, आपके पास काफ़ी छोटा काला ड्रैगन है, मैरियल ने उसके 6.5 इंच के डिक पर नज़र डालते हुए एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन किसी भी डिक की तुलना काई के संशोधित डिक से नहीं की जा सकती। इसके बाद मारियल उसके डिक को काटने के लिए आगे बढ़ा। इन लोगों के साथ समस्या क्या है? वे कभी कभी खुले तौर पर मनोरोगी की तरह व्यवहार करते हैं। जब वह आदमी चिल्लाने लगा तो रियान को आश्चर्य हुआ और वह सिसकने लगी। खैर, हो सकता है उनके साथ जो हुआ उसे देखते हुए वे सभी मनोरोगी हो सकते हैं।